हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए हैं अभी लेक्चर नंबर 15 में। लेक्चर नंबर 14 जो था वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था। यू कैन एक्सपेक्ट दैट डेरिवेशन फॉर 4 मार्क्स विच वाज, अगर एक कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क कितना लगता है वहाँ पर डेरिवेशन खत्म होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था लेक्चर नंबर 14 में कि जहाँ पर ये लेक्चर नंबर 14 खत्म होता है वहाँ से लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट होता है। अभी जो ये लेक्चर नंबर, आज का लेक्चर नंबर 15 है, इस जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर के ऊपर। और लेक्चर नंबर इसके बाद होगा लेक्चर नंबर 16, ठीक है। और लेक्चर नंबर 16 होगा साइक्लोट्रॉन का, उसके बाद एक लेक्चर होगा पूरा न्यूमेरिकल्स में। तो टोटल ऑलमोस्ट 17 और मैं 18th और 19 लेक्चर्स होगा उसमें पूरे टिपिकल्स, न्यूमेरिकल्स, जेई नीट के लूँगा। तो ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 18-19 लेक्चर्स पूरे आने वाले हैं टोटल, ठीक है। और वैसे ही उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में मैं ठीक है ऑसिलेशन चैप्टर का भी स्टार्ट करूँगा एंड देन सो ऑन। तो सब कुछ कवर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। आज सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। अगर आज हम लोग गैल्वेनोमीटर एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर जो है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले गैल्वेनोमीटर जब भी घर पे जब भी लाइट चली जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी चली जाती है तो हम लोग किसको बुलाते हैं? हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को। तो इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले आता है और वो और आके इलेक्ट्रिशियन क्या चेक करता है कि कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, कहीं पे वायर कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बरोबर है। तो वो क्या करता है, कहीं पे कोई वायर दिखेगा, ठीक है, वो वायर को लेगा, समझो ये वायर को लेगा वो, और बाद में वो वायर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए क्या करेगा, उसके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टर। और देखा भी होगा, जैसे ही वो टेस्टर को वहाँ पर वो ऐसा टच करेगा तो वो टेस्टर के अंदर, ठीक है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो भी होता है, ठीक है, वहाँ पर लाइट ग्लो होती है। और वो लाइट ग्लो होने की वजह से उसको समझ में आता है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि जब मेरे पास टेस्टर है तो मुझे गैल्वेनोमीटर क्यों चाहिए? अब कॉलेज वगैरह में सुना भी रहेगा, देखा भी रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पर देखोगे तो देखो ये एक मस्त सा एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुमने गैल्वेनोमीटर देखा होगा, ठीक है, लेबोरेटरी में वगैरह। तो ठीक है, वापस बात करते हैं इस पर कि अगर मेरे पास टेस्टर है तो मुझे गैल्वेनोमीटर क्यों चाहिए। तो देखो टेस्टर और गैल्वेनोमीटर में फ़र्क क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रीशियन वो टेस्टर यूज़ करता है ना, तो उसको ये समझ में आता है कि ये वायर के अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो उसको ये कभी नहीं समझता कि करंट का वैल्यू कितना है। वो टेस्टर में कभी नहीं दिखाता, वो टेस्टर कभी नहीं दिखाता कि अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है कि मिली एम्पियर है कि जो भी है मैग्नीट्यूड उसका, वो कभी उसको मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ समझ लो कि हम लोग जो गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं ये यूज़ नहीं होता है, ये अभी ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है। अभी हम लोग सब डिजिटल वाले एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं, बरोबर है क्या? तो फिर पढ़ क्यों रहे सर? एग्जाम में इसलिए पढ़ रहे, सिंपल, ठीक है। देखो सिलेबस जो सिलेबस हम लोग जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग का भी हो, हम लोग सब एकदम आदम ज़माने का पढ़ते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कभी भी लोग सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करते नहीं है। उसकी वजह से हम लोग का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, ओके। बट एनीवेज उसके बाद आगे वो भी नहीं कर सकते। तो बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर का सबसे पहले, गैल्वेनोमीटर का बहुत सारा पार्ट है, लेक्चर लंबा जाने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। एग्जाम में जब आएगा तो इसका सबसे पहले लिखना है डेफिनेशन। तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, checking the presence of current and making the measurement of current in an electrical circuit। सिंपल सा डेफिनेशन है कि गैल्वेनोमीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग दो काम के लिए यूज़ करते हैं। एक हम लोग उसका, ठीक है, चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट, वहाँ पर करंट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। और दूसरा हम लोग कि वहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। वी ऑल्सो मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कहीं पर भी जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो मुझे चेक करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? गैल्वेनोमीटर। इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है। ओल्ड सिलेबस में कैसा था,
वो लोग ने थोड़ा अच्छा रखा था, गैलोमीटर रखा था, उसके बाद में उसका सेंसिटिविटी था, वोल्टेज सेंसिटिविटी था, फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का। यही गैल्वेनोमीटर को देखो, अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूँ एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर मैं पूछूँ वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बरोबर है। तो गैल्वेनोमीटर ही एमीटर है, गैल्वेनोमीटर ही वोल्ट मीटर है। तो फिर उसको अलग अलग क्यों बोलते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ओल्ड सिलेबस में ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक के अंदर था, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बट न्यू सिलेबस के हिसाब से ये जो टॉपिक मैंने जो भी बोला एमीटर और वोल्ट मीटर, ये लोगों ने यहाँ से उठा के वो लोग ने डाल दिया है किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ठीक है, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर खत्म करूँगा मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो याद रखना, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गैल्वेनोमीटर का पार्ट, जब मैं एमीटर और वोल्ट मीटर का पार्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं तुमको वो जो लेक्चर होगा, वो जो टॉपिक होगा वो मैं यहीं से चालू करूँगा। ठीक है, ये हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम में 4 मार्क दिलाएगा तो क्या क्या लिखना है। डेफिनेशन लिखना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है, वर्किंग बोलो या कैलकुलेशन बोलो। ओके, तो ये 4 चीज़ें लिखनी है और बर्ड ऑफिस डायग्राम भी बनाना है। तो डेफिनेशन समझा, इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड मेकिंग द मेजरमेंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या है? तो इसका काम करने का प्रिंसिपल है, जहाँ पर लेक्चर नंबर हम लोग ने 14 ख़त्म किया था, तो इसका प्रिंसिपल, ओके इरेज कर देता हूँ इसको। तो इसका प्रिंसिपल जो है, इसका प्रिंसिपल, तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो ये इसका प्रिंसिपल है कि जब भी व्हेन अ करंट कैरिंग coil is placed in a magnetic field, तो उसके ऊपर क्या लगता है? उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, बट वो फोर्स सर्कुलर फोर्स होता है। ठीक है, सर्कुलर फोर्स बोलो, एंगुलर फोर्स बोलो, उसको हम लोग ने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम दिया। उसको सर्कुलर मोशन में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दरवाजे पे भी वो सर्कुलर फोर्स ही होता है तो हम लोग उसको मोमेंट बोल देते हैं। ठीक है, कपल बोल देते हैं। फैन पे भी सर्कुलर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग ने टॉर्क बोल दिया। तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल मतलब कॉइल, ठीक है, स्क्वायर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क acts on it और and it is given by, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? इट इज, ठीक है, N I A B sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू N I A B sin थीटा। उसमें N क्या होता है? तो N इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। A क्या होता है? A is the current flowing through the coil. What is A? It is area of the coil, और याद रखना एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, it is magnetic field in which coil is placed। और लास्ट में आता है सबसे इम्पोर्टेंट ये थीटा, साइन थीटा। उसमें थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, ऐसा लिखा तो एरिया, ऐसा लिखा तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड करके। ओके, सो ये प्रिंसिपल हो गया। इसके पहले था वो कंस्ट्रक्शन। लेक्चर के एंड में एकदम लेक्चर के एंड में ना मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं डाल दूंगा, तो यू कैन रेफर द हैंड रिटन नोट्स। इफ यू लाइक यू कैन राइट द सेम थिंग इन द एग्जाम में उसको क्वालिटी आंसर चाहिए, क्वांटिटी आंसर नहीं चाहिए। तो दिस इज द क्वालिटी। तो प्रिंसिपल समझा, ये पूरा प्रिंसिपल हम लोग ने, प्रिंसिपल जिसको नहीं समझ में आ रहा है रेफर टू लेक्चर नंबर 14, उसके अंदर ये पूरा फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, एक एक टर्म मैंने पूरा उसके अंदर एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की। अब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को, ठीक है, समझने से पहले थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स जो है, जो तुम लोग ने 11th में पढ़ा हुआ है कुछ चीज़ें, वो सब यहाँ पर लगने वाली है। तो थोड़ा उसको मैं एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चीज़ें एकदम सिंपल हो जाएगी। तो
ऐसा कुछ समझ, इधर पे देखो, यहाँ पर ये रबर बैंड बोलो यार, ठीक है, ऐसा रबर, ठीक है, इलास्टिक, ठीक। इसका एक फॉर्म है, हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी चैप्टर की, हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी चैप्टर की। ये एक रबर है, देखो कुछ बेसिक चीज़ें मेरे अगर तुम डेरिवेशंस देख लो तो देखो ऐसा, ये डेरिवेशन एकदम मतलब हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट ये लेक्चर के बाद में तुमको गैलोमीटर के बारे में ज़रा भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस खाली सुनते जाओ आराम से। तो एक रबर बैंड है, ऐसा कुछ जो हम लोग हेयर बाल में वगैरह यूज़ करते हैं, ये रबर बैंड है, इसका एक शेप है, कौन सा शेप है, ये जो दिख रहा है वैसा शेप है, तो इसका एक फॉर्म है, इसका एक शेप है। मैंने इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैंने कौन सा एक्शन किया, पुल एक्शन किया। पुल एक्शन करने की वजह से ये रबर बैंड कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रबर बैंड कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर है। तो इसका एक शेप था, इसका एक फॉर्म था, मैंने इसको पकड़ के क्या किया, पुल किया। जब मैंने इसको पकड़ के पुल किया, ठीक है, जब मैंने इसको पकड़ के क्या किया, पुल किया, तो पुल क्या है, पुल इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स लगाने की वजह से इसका जो ये वाला जो फॉर्म था, ये वाला जो शेप था, वो उसका शेप बदल गया, उसका शेप चेंज हो गया, उसका फॉर्म क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म ख़राब हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्म। तो मैंने इसका शेप डिफॉर्म कैसे किया, तो मैंने फोर्स लगा के, मैंने ये पुल का फोर्स लगा के, मैंने पुल फोर्स लगा के इसका जो ये वाला फॉर्म था उसको मैंने क्या कर दिया, फॉर्म को चेंज कर दिया, फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया, फॉर्म को चेंज कर दिया, फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया। तो मैंने इसको फॉर्म को डिफॉर्म कैसे किया, ये पुल लगा के। पुल क्या है, फोर्स है, इसीलिए ये पुल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। पुल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये समझा, ठीक है। अगर मैंने, ठीक है, मैंने मेरा हाथ हटा दिया, समझो रबर को पकड़ के ऐसा खींचा, और बाद में मैंने क्या किया, डिफॉर्मिंग, इसके ऊपर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इसका शेप डिफॉर्म हो गया, ओके। अब मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं खींचा कि ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिया। अगर इसको मैं ऐसा छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ऐसा छोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये बाउंस बैक होके वापस क्या हो जाएगा, वापस अब ये ना बाउंस बैक होके वापस अपने शेप पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसने फोर्स ऐसा लगाया और ये अपना ओरिजिनल साइज शेप में आ गया, बरोबर है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसने भी क्या किया, ऐसे अपना शेप क्या किया, रिगेन किया, रिस्टोर किया, बरोबर है। तो इसके अंदर भी एक क्या है, एक फोर्स है, बरोबर है कि नहीं, इसके अंदर भी क्या एक फोर्स है, जिसने क्या किया, बरोबर कि नहीं, जिसने क्या किया, यहाँ से पुल किया और जिसने यहाँ से पुल किया, तो ये भी इसके अंदर भी क्या एक फोर्स है, और वो फोर्स जो है, वो फोर्स ने क्या किया, इसको अपना ओरिजिनल साइज शेप में रिगेन करके लेकर आ गया या रिस्टोर करवा दिया, और वो फोर्स की तरह अंदर है। इसलिए हम लोग वो फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। देखो यहाँ पर मैं इलास्टिसिटी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एकदम धीरे धीरे सब समझ जाएगा। तुमको लगेगा अरे सर ये हम लोग तो गैलोमीटर पढ़ रहे थे, देखो कोई तुमको ये तरीके से कभी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आराम से सुनो अभी बस, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब, आई कैन से दैट। तो ये क्या हो गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स के टाइम पे क्या आ गया, फोर्स आ गया, बराबर ना। और डिफॉर्मिंग है, डिफॉर्मिंग हटाओगे तो अंदर क्या आ जाएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ समझो, यही रबर बैंड है, ठीक है, यही रबर बैंड है, ठीक है। या समझ लो एक कुछ कपड़ा वगैरह कुछ है, या फिर एक रबर बैंड है, यही है ना। तो अगर यही रबर बैंड को, ठीक है ना, ये ऐसा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका ये वाला एंड पकड़ के ना, इसको यहाँ से मैं ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, तो भाई मेरा जैसे तुम लोग अगर एक थ्रेड लो और थ्रेड को पकड़ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, बराबर ना, ये ट्विस्ट। तो ये भी क्या फोर्स ही लगा रहा हूँ, बट ये फोर्स में कैसा लगा रहा हूँ, सर्कुलर में लगा रहा हूँ ना, सर्कुलर फोर्स है। और सर्कुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, ये, और जो समझो अगर ये मेरे हाथ में थ्रेड है, तो थ्रेड को ये मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं क्या लगा रहा हूँ, टॉर्क लगा रहा हूँ, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। फोर्स ऐसा होता है, लीनियर, ठीक है। सर्कुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर रबर बैंड है, इसको मैं पकड़ के ऐसा घुमा रहा हूँ, ऐसा, ठीक है, ऐसा ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स ही लगा रहा हूँ, बट ये फोर्स के साथ सर्कुलर है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, टॉर्क बोलूँगा। तो इसके ऊपर जो
जब इसके ऊपर मैं टॉर्क लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ट्विस्ट होकर फाइनली ये पूरा ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका शेप खराब हो गया, तो इसका शेप खराब हो गया मतलब इसका शेप क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। इसका शेप मैंने कैसा डिफॉर्म किया, तो इसका शेप मैंने डिफॉर्म किया टॉर्क लगा के। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो मैंने इसको ऐसा घुमाते गया ऐसा किया। जब मैं मेरा हाथ हटा दूंगा तो क्या होगा, ये अनवाइंड होकर वापस ऐसा हो जाएगा। बरोबर है? अंडरस्टूड? तो जब इसको पकड़ के ऐसा ट्विस्ट करते जाऊँगा टाइम आएगा जब वो पूरा ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, डिफॉर्मिंग टॉर्क लगा रहा हूँ। बरोबर है? और जब मैं डिफॉर्मिंग टॉर्क हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अनवाइंड होकर वापस ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये अपना ओरिजिनल साइज शेप में क्या हो गया, रिस्टोर हो गया, रिगेन हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बरोबर है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इंटरनल, इसने अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन कर लिया क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग। ठीक है, देखो फोर्स के टाइम पे फोर्स आता है, तो टॉर्क के टाइम पे क्या आ जाएगा, टॉर्क के टाइम पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करना था, एक्सप्लेन ये करना था कि डिफॉर्मिंग फोर्स कभी भी हटाओगे, अगर वो अपना डिफॉर्मिंग कभी भी फोर्स हटाओगे या डिफॉर्मिंग टॉर्क हटाओगे तो वो अगर अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन कर लेगा, क्योंकि उसके है ना, अगर रिगेन कर लेगा तो उसके अंदर क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग, फोर्स के टाइम पे फोर्स रहेगा, टॉर्क के टाइम पे टॉर्क रहेगा। ये क्लियर है? ओके, क्योंकि इसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफॉर्मिंग टॉर्क, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफॉर्मिंग टॉर्क। अंडरस्टूड? डिफॉर्मिंग टॉर्क इसका ऐसा नोटेशन, इसका नोटेशन रिस्टोरिंग टॉर्क, ये मैं नोटेशन बाद में यूज़ करूँगा। ओके, क्लियर है? ओके, आगे। ओके, तो डायग्राम जो है, ठीक है, डायग्राम मैंने डायग्राम मैंने बना दिया, इसके अंदर भी थोड़े बहुत पार्ट्स हैं। अब वो क्या क्या ज़रा उसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये नॉर्थ और साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल जो है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में तुमको ज़रूरी नहीं कि 3D बना दो, तुम सिंपल सा नॉर्थ पोल भी ऐसा पॉप करके बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक साउथ पोल है, और इनका जो फेसेस है ना, ये देखो कर्व्ड है, कर्व्ड, ये इनके फेसेस कैसे कर्व्ड है। जबकि अपन ने जो डेरिवेशन देखा था, डेरिवेशन में क्या डिफरेंस था, डेरिवेशन जो हम लोग ने देखा था, वो डेरिवेशन में देखो नॉर्थ पोल कुछ ऐसा था। अगर मैं वो डायग्राम बना दूँ जो हमने देखा था डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन के अंदर देखो ऐसा था नॉर्थ पोल, उसका जो फेस था, फेस, ठीक है, ऐसा था। अंडरस्टैंडिंग? तो देखो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ऐसा था, और इसका फेसेस था, वो फ्लैट फेसेस थे, और बीच में वो कॉइल था। ठीक है, बीच में ऐसा कॉइल था, ऐसा, ठीक है, और वो रोटेट कर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था। अगर टॉप व्यू में देखोगे, टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में तुमको सिर्फ ऐसा दिखेगा, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है, और कॉइल है ना, कॉइल तुमको सिर्फ ऐसा लाइन जैसा दिखेगा, बराबर ना, टॉप व्यू में। ये सामने से देख रहे हो, अगर ऊपर से देखोगे तो नॉर्थ पोल ऐसा दिखेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, नॉर्थ से साउथ। ओके, तो इसमें और इसमें क्या थोड़ा बहुत तुमको डिफरेंस भी दिख रहा है। यहाँ पर देखो फेसेस फ्लैट है, यहाँ पर देखो फेसेस कर्व्ड है। अब क्यों है, क्या है, वो आगे वर्क जब कैलकुलेशन में देखेंगे, वर्किंग में समझेंगे हम लोग। ओके, दूसरा चीज़, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर मतलब ये कौन से मटेरियल का बना होता है, ये बना होता है सॉफ्ट आयरन कोर, चोर नहीं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। और सॉफ्ट आयरन मतलब ये आयरन सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्ट आयरन मतलब ये एक मटेरियल है, और वो मटेरियल कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको नहीं मालूम है, ठीक है, वो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो लेक्चर है मेरा, ठीक है, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं तो मैं अभी यहाँ पर फटाक से डिस्कस करूँगा, 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ करके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये ठीक है सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसके ऊपर क्या वायर जैसा लपेट दिया मैंने, तो समझो ये ऐसा है सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा, बरोबर है। इसके ऊपर मैंने वायर का लपेट दिया, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन, ऐसे बहुत सारे टन्स मैंने लपेट दिए, और उसको मैंने इधर पे नॉर्थ पोल है ऐसा, और इधर पे साउथ पोल है, बरोबर है। इनके इसके बीच में मैंने ऐसा रख दिया, ठीक है। एक एंड मैंने यहाँ से निकाला और दूसरा एंड मैंने यहाँ से निकाला, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये दोनों एंड मैंने क्या किया, दोनों एंड ठीक है, ये वाला जो एंड है लोअर एंड, ये मैंने हेलिकल स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक एंड हेलिकल स्प्रिंग को ऐसा कनेक्ट कर दिया, और ये हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, उसको मैंने किया। हेलिकल स्प्रिंग को अगर टॉप व्यू से देखोगे, टॉप व्यू से, तो ये चक्री की तरह दिखेगा ऐसे, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ये क्या है क्या नहीं बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं, और ये वाला जो एंड है यहाँ पर ये इसको कनेक्टेड है। अब ये क्या है, तो ये मिरर है, तो ये वायर को कट करके नहीं मैंने लगाया, बरोबर है। एक्चुअली ये वायर ऐसा ही है, ये वायर ऐसा है कंटिन्यूस है, इसके ऊपर मैंने मिरर क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। मिरर का यूज़ क्यों है क्या है वो धीरे धीरे मैं सब अपन इसके अंदर समझेंगे, बरोबर है, ठीक है। और यहाँ से बरोबर, यहाँ से कनेक्शन बाहर आता है, यहाँ से कनेक्शन बाहर आता है, और ये ऐसा, बरोबर है। तो ये दोनों कनेक्शंस, और यहाँ पर बैटरी को कनेक्टेड है। एक्चुअल जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, जो हम लोग ने देखा है लेबोरेटरी वगैरह में, वो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। वो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, और यहाँ पर ऐसे 2 नॉब्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे मार्किंग्स होती है, अंडरस्टूड। और यहाँ पर एक तुमको पॉइंटर भी दिखेगा, तो लेट्स से दिस इज दैट पॉइंटर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर कनेक्शंस कर देते हैं, और जब भी वो करंट जाता है तो पॉइंटर रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन वी टेक द रीडिंग्स, ओके। तो ये समझा। अभी यहाँ पर देखो, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक वीडियो है साथ में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यही सारे कंपोनेंट्स मैं तुमको एनिमेशन के थ्रू बता रहा हूँ, तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं, देन विल अगेन कंटिन्यू विद दिस सेशन, ओके। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। ये 3D व्यू है, और अगर सरफेसेस देखोगे तो सरफेसेस ये कर्व्ड है, ये उसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू में इफ यू सी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो था वो ऐसा कुछ था। अब यहाँ पर देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये टर्न्स ऑफ वायर जो होता है, वो जो सिलेंडर जो होता है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर डायरेक्टली माउंट नहीं होता। वो क्या होता है, एक नॉन इंसुलेटिंग प्लास्टिक का फ्रेम, मतलब नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी होता है, उसका एक ऐसा फ्रेम होता है, ये फ्रेम के ऊपर वो वाउंड होता है। तो देखो यहाँ पर फ्रेम कुछ दिखेगा अभी, तो ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये फ्रेम होता है, ये नॉन इंसुलेटिंग फ्रेम होता है, ठीक है, या नॉन मेटल फ्रेम होता है। नॉन मेटल फ्रेम के ऊपर ये कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है, और इसका जो ये स्पेस होता है, ये स्पेस के अंदर वो सिलेंडर होता है, जो सॉफ्ट आयन कोर होता है, जिसको हम लोग सॉफ्ट आयन मटेरियल होता है, ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक का होता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये ऊपर और नीचे, ठीक है, ये सपोर्ट्स है जो मैंने डायग्राम में बनाए थे, ठीक है। तो ये कॉइल ऐसा रोटेट हो सकता है, और अभी जो मैंने इसके बाद जो हेलिकल स्प्रिंग की जो मैंने बात किया था, अब यहाँ पर देखो डायग्राम में लोग ने एक हेलिकल स्प्रिंग ऊपर भी बताया, और बाद में लोग ने नीचे भी बताया एक हेलिकल स्प्रिंग, ओके, यहाँ पर। बट मैंने डायग्राम में सिर्फ एक ही बताया था, तो एग्जाम में चलेगा अगर तुमने सिर्फ ऊपर वाला हेलिकल स्प्रिंग ही बनाया था वो, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग को अगर तुम लोग देखोगे तो देखो ये कुछ मच्छर मारने की जो अगरबत्ती आती है उसकी तरह कुछ दिखता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट अपीयर्स, ठीक है। इसके अंदर ये सॉफ्ट आयन का कोर सिलेंडर के फॉर्म में, ये इसका टॉप व्यू विथ मैग्नेट, और देखो ये मैग्नेट दिख रहा है, ये कर्व्ड है, ठीक है। अब ये कर्व्ड क्यों है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं होने की बजाय देखो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड सेंटर जा रही है और फिर सेंटर से अवे जा रही है। तो दिख रहा है ये ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है,
ये क्यों होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है व्हाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में मिरर बनाया, ठीक है, बट पहले के जो गैल्वेनोमीटर होते थे उसमें मिरर से डिफ्लेक्शन मेजर करते थे। अभी के जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर हम लोग एक पॉइंटर यूज करते हैं और एक स्केल होता है। सी दिस इज पॉइंटर एंड दिस इज स्केल, दिख रहा है, और दिख रहा है सेंटर में 0 है, ये साइड डिफ्लेक्शन भी है, ये साइड डिफ्लेक्शन भी, तो इट कैन मेजर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों भी लोग करंट मेजर कर सकता है, दिख रहा है। ओके तो देखो ये एक्चुअल, देखो ये गैल्वेनोमीटर है जो हम लोग लेबोरेटरी में देखते हैं, दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, और देखो ये ऐसा होता है सेटअप, दिस इज हाउ इट इज माउंटेड, ये ऐसा अंदर सेटअप होता है। और यहाँ पर ये दो दिख रहा है, ये दो कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, और ये करंट ऐसे जाके आता है और वो पूरा सेटअप होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके तो हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन के बाद हम लोग ने क्या देखा, उसका प्रिंसिपल देखा, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, साथ साथ में हम लोग ने उसका ये डायग्राम देख लिया, डायग्राम के बाद में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी हम लोग ने देखा, और हम लोग ने इसके बाद एनिमेशन भी देखा। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो अभी दिमाग में एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें है कैसी, ये कर्व क्या था, वो क्या था, जो एनिमेशन मैंने बनाया था। ओके अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्चुअल वर्किंग की। यहाँ से अब एकदम मेन पार्ट चालू होता है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन पार्ट सब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो मैंने डेरिवेशन किया था, ठीक है, जो मैंने डेरिवेशन किया था, कौन सा डेरिवेशन किया था, जो लेक्चर नंबर 14 का जो डेरिवेशन था उसमें मैंने डिस्कस किया था, या उसका जो अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें ये था, देखो ऐसा था, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो फेसेस थे ना, फेसेस ये दिख रहा है, ये फेसेस ये फ्लैट थे, बरोबर है, जबकि यहाँ पर जो फेसेस है देखो ये कर्व्ड है। अब ऐसा क्यों है और क्या ज़रूरत क्या, ये टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा बहुत कुछ छोटा है मेरे पास, तो इसके लिए ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब और यहाँ पर जो हम लोग ने एक्चुअल जो बनाया है, ठीक है, वो कैसा है, वो देखो कर्व्ड है, ये तो सामने से तो दिख ही रहा है ये कर्व्ड है। इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, टॉप व्यू, तो ये टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, टॉप व्यू कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, तो इसको एकदम अच्छे से समझना क्योंकि यही पूरे गैल्वेनोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क का, ऐसा कुछ है। टॉप व्यू में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसा कुछ है, ओके बरोबर है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये बरोबर है। हम लोग ने जो डेरिवेशन किया तो उसमें उसके फेसेस क्या थे, फ्लैट थे, इधर फ्लैट था और कॉइल ऐसा था, ठीक है ना, और वो एक ही टर्न था, यहाँ पर जबकि टर्न ज़्यादा है और ये रखा हुआ है, और यहाँ पर ये कैसा मैंने रखा हुआ है, तो अगर तुमने वो एनिमेशन को भी साथ साथ में याद करो, देखो है ना, ये ऐसा था और उसके ऊपर मैंने कॉइल लपेटा था, ये सामने से देखोगे तो ऐसा था, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न और n टर्न्स, और ऐसा रखा हुआ है। और अगर इसको टॉप व्यू में देखोगे, टॉप व्यू में तो देखो ऐसा ही दिख रहा है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न 5 टर्न है ना, और ये कितना है n टर्न्स, ओके। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा होता है नॉर्थ से साउथ, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, जो ग्रीन कलर में बता रहा हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसी को अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो टॉप व्यू में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही दिखेगा, ओके ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं सरफेसेस को, सुनना गया वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं सरफेसेस फ्लैट था तो एक फ्लैट सरफेस ले लेता हूँ मैं, देखो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम बड़े बड़े जो है ना, जो टीचर्स वगैरह है यूट्यूब पे, उन सब का वीडियो देख लेना। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की होगी क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होगी, ओके, इसके लिए। एनीवेज चलो ठीक है, इधर देखो ये फेसेस ऐसे है, देखो ये नॉर्थ पोल का फेस है, ये नॉर्थ पोल का ये फेस है, ठीक है, और ये ऐसा है बरोबर। अगर तुम इसको टॉप व्यू में देखोगे, टॉप व्यू में ऊपर से, तो और ये मार्कर क्या है, ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, अगर तुम टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अच्छा अब मैंने क्या किया, सरफेस को कर्व्ड कर दिया, तो अगर सरफेस को कर्व्ड कर दूंगा, ठीक है, टॉप व्यू में देखो तो देखो सरफेस को कर्व्ड कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम सरफेस को टॉप में देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है,
अगर सरफेस फ्लैट होगा, देखो ये इधर का है ना, ये देखो ये वाला जो टॉप है ना, ये वाला, ये देखो ऐसा। लेकिन अगर इसको मैं कर्व कर दूंगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी। टेम्परेरी फिलहाल समझ के रखो, मैं बाद में और एक्सप्लेन करता हूँ। तो और ये क्या है, ये ऐसा सिलेंडर है और इसके ऊपर ऐसा वायर मैंने ऐसा टर्न्स लपेटा हुआ है ना, ऐसा देखो ऐसा 1 टर्न, तो तुमको ऐसा लाइन दिखेगी ऐसा, ठीक है ऐसे। तो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये है वो सिलेंडर और इसके ऊपर ये पिछले सिलेंडर मुझे ब्लैक कलर का ही बनाना चाहिए था, ये जो सेम कलर मैं वही बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये है सिलेंडर और इसके ऊपर ये रेड कलर के जो वायर्स है, वो वायर्स तुमको ऐसा दिखेंगे 1 2 3 है ना, और ये टर्न्स ऐसा दिखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अंडरस्टूड? ओके, तो अब देखो ये इतना समझा। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, थोड़ा सा और एक पार्ट है, ये टाइप्स ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूँगा तो देखो सबसे पहली चीज़ मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसा बोला, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसा बोला, कैसा था मैग्नेटिक फील्ड हो गया था, ठीक है ना। अगर सरफेस को काउंट करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लग रही थी, ऐसा कुछ लग रही थी ना, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर बाहर ऐसे आ गई, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे बाहर आ गई, ठीक है, और फिर यहाँ से भी ऐसे गई और यहाँ से ऐसे बाहर आ गई, बरोबर है, अंडरस्टूड, क्लियर है। टेक्स्ट बुक वगैरह में देखोगे तुमको ऐसा ही डायग्राम मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ का डाउट आ जाता है सबसे पहले, ठीक है सर आप क्या बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो थी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट थी टॉप व्यू में, बरोबर है। जब आपने सरफेस को है ना, जब ये सरफेस को आपने कर्व कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे कर्व्ड हो गई ना, बरोबर कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो गई, ऐसे कर्व्ड हो गई। इसका मतलब सर ये वाली जो लाइंस है, ये वाली लाइंस ऐसे ना, ये मैग्नेटिक लाइंस पहले सीधी थी, लेकिन जब आपने सरफेस कर्व कर दिया तो लाइंस ऐसे हो गई सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइंस ऐसे जा रही है और ये वाली लाइंस ऐसे जा रही है, बरोबर है। तो इसका मतलब सर ये दोनों लाइंस तो इंटरसेक्ट हो गई। और जहाँ तक मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सर मुझे ना कंफ्यूज हो रहा है कि ये मैग्नेटिक की लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है कि क्या है। फेसबुक में देखोगे तो डायग्राम ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, ये मटेरियल का ही सब काम है। और एक चीज़, जब मैंने तुमको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड देखो जब सरफेस फ्लैट था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, ऊपर से देखोगे तो सरफेस ऐसा था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, फ्लैट ही था। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब सरफेस को कर्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कर्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब तुम सरफेस को कर्व करोगे ना, इधर बनाता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। जब तुम सरफेस को कर्व करोगे ना, कर्व, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही रहेगा। अब ऐसा क्यों रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्या? नहीं, देखो एक रीजन समझो। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कौन सा टाइप का मैग्नेट है। तो ये कौन सा टाइप का मैग्नेट है? ये एक्चुअली हॉर्सशू मैग्नेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्सशू मैग्नेट होता है। अंडरस्टूड? तो हॉर्सशू मैग्नेट है कि बार मैग्नेट है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो ये मेरा कौन सा मैग्नेट है? हॉर्सशू मैग्नेट है, बरोबर। ये नीचे से जो पोर्शन है ना, यहाँ से ऐसा कनेक्टेड होता है, बट ये पोर्शन लोग दिखाती नहीं क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है। अब होता क्या है, ऐसा समझो कि जब मैं इसके अंदर वो फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल रख देता हूँ ना, तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल है ना, ऐसा समझो। मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ, 3 अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। समझो ये पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, बरोबर है। इसके अंदर क्या किया, मैंने एक स्टोन लिया, स्टोन मैंने फेंक दिया। अगर मैं स्टोन को फेंकूंगा तो मुझे बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ से जो पानी आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ से जो पानी आ रहा है और यहाँ से जो पानी आ रहा है, वो पानी क्या होगा, ऐसा होके ऐसा जाएगा, ऐसा होके ऐसा जाएगा। ये पानी ऐसा होके ऐसा निकल जाएगा, बरोबर है। अंडरस्टूड? अगर समझो, ये समझ में आ रहा है? अगर समझो ये जो पानी जो ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी जो फ्लो हो रहा है, अगर इसके अंदर समझो पहले मैंने स्टोन फेंका, तो स्टोन फेंकूँ तो पानी क्या होता है, पानी ऐसा साइड से निकल गया। अगर यही पानी के अंदर समझो मैंने क्या किया, मैंने अभी स्टोन है ना, स्टोन पेपर लिया बहुत सारा और पेपर का स्टोन बना के मैंने ऐसा फेंका, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो पेपर का स्टोन अंदर जाता है ना, पेपर का, अभी ये क्या है, ये स्टोन ही है, अभी पेपर स्टोन, जब पेपर स्टोन अंदर जाएगा तो क्या होगा, दिख रहा है क्या, ये नीचे, हाँ ये दिख रहा है।
तो जब ये पेपर वाला स्टोन है, तो देखो पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा था, ये फिर से एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा जाएगा, फिर से एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा जाएगा, और ये पानी सब ऊपर से ही निकल जाएगा ऐसा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तीसरा एग्जाम्पल समझो, पानी फिर से फ्लो हो रहा है और मैंने क्या किया, मैंने एक कॉटन का स्टोन लिया। कॉटन समझ में आता है? कॉटन जो बेड्स और पिलोज वगैरह में यूज़ करते हैं, वो कॉटन का मैंने स्टोन बनाया और मैंने कॉटन का स्टोन मैंने अंदर फेंका पानी में। तो क्या होगा, तो देखो ये कौन सा स्टोन है, कॉटन का स्टोन है। तो देखो पानी जो फ्लो हो रहा है ना, पानी यहाँ से जो आएगा, कॉटन का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो भी एब्जॉर्ब करता है, पेपर भी एब्जॉर्ब करता है, कॉटन भी एब्जॉर्ब करता है, बट कॉटन पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो देखो यहाँ से जो पानी जो फ्लो हो रहा था, ये जो पानी फ्लो हो रहा था, और अगर इसके अंदर मैं कॉटन का पत्थर बना के फेंकूंगा तो क्या होगा, पानी ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से पानी जो आ रहा था ये सब ऐसे, ठीक है, ये सब पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, 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 ऐसा। बरोबर है कि नहीं? तो तीनों में तुमको क्या समझा, पानी ऐसे फ्लो हो रहा था, उसके अंदर मैंने अलग अलग मटेरियल फेंका। एक बार मैंने स्टोन फेंका, ठीक है, एक बार मैंने पेपर का स्टोन फेंका, एक बार मैंने कॉटन का स्टोन फेंका। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि देखो ये जो कॉटन का स्टोन है, देखो पानी को खींच लेता है, बरोबर है कि नहीं, पानी को खींच लेता है। अब समझो ये जो है ना, ये पानी नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने 3 अलग अलग मटेरियल फेंका हुआ है। तो ये मटेरियल के बारे में तुम क्या बोल सकते हो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा भी पास नहीं होने दे रहा है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। देखो ये मटेरियल को देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, बट थोड़ा सा ही अलाउ कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ ज़्यादा ही अलाउ कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो देखो ज़्यादा डिटेल में मैंने मैग्नेटिक मटेरियल का जो चैप्टर है उसके अंदर में पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कैसा भी जो लोगों ने चैप्टर नहीं देखा है या लेक्चर वो लोगों ने नहीं देखा, तो उनके लिए जस्ट मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग में करा रहा हूँ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी ही थी, लेकिन जब मैंने वो सिलेंडर रखा ना, कौन सा सिलेंडर, देखो ये सॉफ्ट कोर का सिलेंडर जब मैंने रखा, जब मैं ऊपर से सिलेंडर रखूंगा ना, तो जैसे ही मैंने सिलेंडर रखा ना, सिलेंडर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपने अंदर खींच लेगा। देखो ऐसे, तो क्या होगा, देखो ये लाइन्स ऐसे हो जाएंगी, ऐसे दिख रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड? तो दिमाग में ये मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी ही थी, बट हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, वो सॉफ्ट सिलेंडर लिया, ठीक है, सॉफ्ट आयन का सिलेंडर लिया। सॉफ्ट आयन मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर जो मैंने वायर ऐसा वाइंडिंग जो लपेटा हुआ था वो मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना, अगर टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसा रख दिया मैंने, बरोबर, और वो वाइंडिंग्स ऐसी, बरोबर, और वो सॉफ्ट आयन का जो सिलेंडर क्या करेगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड को खींच लेता है ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है ना, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है सर, तो इतना मेहनत किया क्यों, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इतना मेहनत क्यों किया? अब हम लोग इसके रीजन पे आते हैं कि ऐसा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्यों बनाया, जरूरत क्या पड़ी मुझे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने की। तो देखो समझो जब भी सरफेस फ्लैट था, ठीक है, ठीक है, जब भी, अच्छा ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर, तो देखो अगर अभी थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, मैं इसके पास जस्ट बाद में एनिमेशन भी बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये सॉफ्ट सिलेंडर ऐसा है ना, सॉफ्ट सिलेंडर ऐसा, और देखो वायर कैसा है, देखो वायर मैंने ऐसा लपेटा, ऐसा 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 ऐसा, तो तुम सामने से देखोगे ना तो तुमको रेक्टेंगुलर कॉइल दिखेगा ऐसा, बरोबर है। तो ये इसका एरिया है ना, ये प्लेन ऑफ द एरिया है। अगर ये एरिया है तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसा होगा ना एरिया वेक्टर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर किधर होगा, बरोबर क्या नहीं, ऐसा ऐसा है ना, सिलेंडर ऐसे बाहर आ रहा है और ये वायर ऐसा लपेटा हुआ है, इसके ऊपर ऐसा वायर देखो ऐसा ऐसा लपेटा हुआ है, तो ऊपर से देखोगे ना तो तुमको रेक्टेंगुलर कॉइल दिखेगा जो तुमको सामने से दिख रहा है। अगर मैं पूछूं ये अगर इसका एरिया है, ये इसका एरिया है, तो एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहता है, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है। अगर इसको मैं टॉप व्यू में देखूंगा, टॉप व्यू में तो यही चीज मुझे कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, एरिया इधर होगा या इधर बोला तो भी चलेगा, बरोबर ना। देखो ऐसा, इसको तो टॉप व्यू में देखोगे ना, देखो तो ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो ऐसा, समझ में आ रहा है। तो एरिया वेक्टर क्या है, इधर है, बरोबर है, एरिया वेक्टर क्या है, देखो एरिया वेक्टर तुम इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे बताओ कॉइल जो है ना, कॉइल देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल इधर है ऐसा, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, ठीक है,
ये रेक्टेंगल, देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड पूरा आ रहा है, बट मुझे बताओ कॉइल पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? कॉइल पे देखो खाली ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ऐसा जा रहा है, बरोबर है। तो मुझे बताओ अगर जब जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ, जैसे सुनो भैया वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इसको मैं ऑन करूँगा ये करंट अंदर जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल मैंने कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और ये रोटेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो और वो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है? वो टॉर्क का वैल्यू हम लोग ने निकाला NIAB sin थीटा। मतलब अगर मुझे टॉर्क निकालना है, बरोबर, अगर या मैं तुमको ऐसा बोलूँ कि ये टॉर्क निकालो, तो तुम मुझसे क्या 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 चीज़ पूछोगे? तुम मुझसे 5 चीज़ पूछोगे कि सर n का वैल्यू दो, सर करंट कितना आ रहा है वो वैल्यू दो, एरिया कितना है वो वैल्यू दो, b कितना है वो वैल्यू दो, और थीटा कितना है वो वैल्यू दो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? मतलब तुमको अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो तुमको 1 2 3 4 5 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब जाके तुम इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो, बरोबर है कि नहीं? बट जब हम लोग ये सरफेस को कट कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या मिलता है ज़रा समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब मैं सरफेस कम कर देंगे और जब मैं इसको ऑन करूँगा, बराबर, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो क्या होगा? ये रोटेट होगा ऐसा, और ये जब रोटेट होगा तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर का क्या होगा? जब ये रोटेट होगा तो देखो ये कॉइल है ना, देखो ये ऐसा 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 समझ लो कि ये मेरा हाथ जो है ना, समझ लो कि ये मेरा हाथ जो है ये क्या है? एरिया वेक्टर है, सॉरी ये कॉइल है, बराबर, और ये एरिया वेक्टर है, ऐसा है। जब ये कॉइल रोटेट होगा, है ना, तो देखो ये ऐसा होगा ना, ऐसा दिख रहा है? अंडरस्टूड? तो देखो जब ये वाले पोजीशन में है और धीरे धीरे रोटेट करते जाएगा, जब ये वाले पोजीशन में था तो मुझे बताओ ये क्या मतलब? तो यहाँ पर देखो ये वाले पोजीशन में मुझे बताओ एंगल कितना? देखो ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ना। तो देखो ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा है, तो कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो गया? 90, बरोबर है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये रोटेट भी तो होगा ना, ये रोटेट होगा, मतलब ये रोटेट होगा ऐसा। जब ये रोटेट होगा तो रोटेट होकर इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन देखो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पोजीशन कौन सा हो जाएगा? ये पोजीशन हो जाएगा ऐसा ना, बरोबर। अगर ये पोजीशन है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टॉप व्यू में देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है। कितना एंगल है दोनों के बीच में? देखो 90 डिग्री है। तो अभी भी थीटा कितना है? 90 ही है, बरोबर है। अभी भी कॉइल क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है ये। तो जब कॉइल रोटेट होकर जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जब कॉइल रोटेट होके, पहले कॉइल ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब कॉइल ऐसा हो जाएगा तो ये पोजीशन आ जाएगा उसका, ठीक है, ये ऐसा पोजीशन। तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर इधर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। और देखो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ऐसे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब ऐसा है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस करने से और ये सिलेंडर रखने से मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि कोई भी पोजीशन पे, जब कोई भी पोजीशन पे थीटा क्या होता है? 90 ही होता है। तो इसका बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि इसका वैल्यू 1 हो गया। मतलब अभी अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क सिर्फ क्या किस पे डिपेंड करेगा? NIAB के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अभी मुझे सिर्फ 4 वैल्यूज़ ही मालूम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ 5 वैल्यू कैलकुलेट करके टॉर्क निकालना आसान है कि 4 वैल्यू का कैलकुलेट करके टॉर्क निकालना? तो 4 वैल्यू कैलकुलेट करें क्योंकि एक वेरिएबल कम हो गया ना, बरोबर है कि नहीं? तुम लोग का एफर्ट कम लगेगा। तो समझ में आ रहा है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो ये एग्जाम में पूछता है 2 मार्क के लिए कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए और क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लाते हैं? तो सरफेस को कर्व कर देते हैं, और सरफेस को कर्व करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? बीच में एक आयन का कोर रख देते हैं जो सॉफ्ट आयन का बना होता है, ठीक है। जो सॉफ्ट आयन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो सारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में खींच लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है? जब वो कॉइल घूमेगा तो कोई भी टाइम पे थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हमेशा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होएगा। तो मुझे टॉर्क कितना होगा? टॉर्क मेरा हमेशा इतना ही होगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीज़ को थोड़ा अपन एनिमेशन पे देख लेते हैं, चलो। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि ये कर्व पोर्शन है, ठीक है। ये देखो ये कॉइल है जो ब्राउन कलर में यहाँ पर दिख रहा है, येलो कलर की लाइंस, ये वो सॉफ्ट आयन कोर, ठीक है। अब
आगे देखते हैं इसको। देखो ये वो लोग ने क्या किया, इसका रोटेट करके व्यू बना दिया है। और एज यू कैन सी देखो वो ब्लू कलर की लाइंस, देखो ये एरोज, ठीक है, वो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ऐसे जा रही है टुवर्ड सेंटर और ऐसे आ रही है अवे फ्रॉम द सेंटर। ये देखो, देखा? ओके, नाउ एज यू कैन सी ये जो है ये कॉइल है, ठीक है, जो ऐसा लपेटा हो, बरोबर ना, ऐसा है, ठीक है। और ये देखो ये येलो कलर की लाइन देखो, इट इज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। और देखो ये अगर ये एरिया है तो अगर ये ऐसा है ना कॉइल, तो देखो एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है एरिया वेक्टर करके, बरोबर। अब देखो जब ये कॉइल घूमेगा तो देखो क्या होगा, देखो पोजीशन चेंज होगा। देखो ये पोजीशन पे जब आएगा तो देखो एरिया वेक्टर पे देखो साइमल्टेनियस ऐसा होगा, देखो एंगल कितना 90 डिग्री। देखो कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखो इट इज़ अलोंग दिस वे। और ये देखो यहाँ पर दिखा, फिर देखो कॉइल फिर से रोटेट हुआ, ये देखो ये दिख रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर देखो ऐसा। देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बट कॉइल के ऊपर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो सिर्फ ये वाला इतना सा, अंडरस्टूड। और देखो एरिया वेक्टर कितना एंगल है, 90 डिग्री है, दिख रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज़। हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से हमेशा, ठीक है ना, क्या होता है कि एंगल हमेशा उसका कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जिससे मेरे को एक वेरिएबल कम हमेशा काउंट करना पड़ता है। कैलकुलेट में एक हमेशा कम रहेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एकदम क्लियर है। तो चलो, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पार्ट जो है, अगर जैसे इसके अंदर मैं बैटरी के अंदर मैं ये बैटरी को ऑन करता हूँ, यहाँ से करंट आएगा कुछ, तो ये करंट इसके अंदर जाएगा जो ये टर्न्स के अंदर जाएगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे होकर ऐसे निकल जाएगा। अब जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल के अंदर ये ना जैसे ये कॉइल के अंदर करंट जाएगा, ठीक है, और ये करंट कैरिंग कॉइल मैंने कहा रखा मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सर्कुलर फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, कितना लगाएगा, NI sin थीटा नहीं। अभी थीटा कोई भी पोजीशन पे, थीटा हमेशा कोई भी पोजीशन पे थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो अभी टॉर्क जो मैं निकालूंगा, अभी टॉर्क में निकालूंगा वो ये फॉर्मूले से निकालूंगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। टॉर्क हमेशा मैं ये वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर टॉर्क। तो अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मुझे एक वेरिएबल कम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो टॉर्क है, अब ये टॉर्क को मैं कुछ और भी आगे जाके नाम बोलूँगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल NIAB। अच्छा मुझे बता, एक बार मैंने ये सेटअप पूरा कर दिया, एक बार मैंने समझो इसके 10 टर्न्स लपेट दिए, तो घूमते घूमते 10 से 20 हो जाएंगे क्या? नहीं, बरोबर। अज्यूम कर लो, जस्ट एक वैल्यू कुछ समझने के लिए, समझो 10 टर्न्स है, ठीक है। ये बैटरी मैंने ऐसे लगाई कि यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, उसे 1 एम्पियर का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 1 एम्पियर का, ठीक है। इसका लेंथ जो है समझो वो है, इसका जो ये वाला जो हाइट है समझो ये 10 है और ये 1 है, तो 10 × 1 कितना हो जाएगा? एरिया हो गया 10 मीटर स्क्वायर का, एग्जाम्पल है। और मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है यहाँ से समझो वो है कितना? 1 टेस्ला का, ओके, 1 टेस्ला का। तो मुझे बताओ ये टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का वैल्यू होगा 100 न्यूटन मीटर। क्लियर है ये चीज़? न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ले रहा हूँ तुमको धीरे धीरे समझ जाएगा। मतलब जैसे इसके अंदर मैं करंट ऑन करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन ये अगर वैल्यूज होगी तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा? 100 लगेगा। क्या ये टॉर्क चेंज होगा? नहीं, ये टॉर्क तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करूँगा ना, तब तक। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? बट देखो वो साइन थीटा होता ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि साइन थीटा चेंज होगा ना। साइन थीटा अगर थीटा 0 डालोगे तो अलग आएगा, है ना, 30 डालोगे तो अलग आएगा। तो वो टाइम पे जो टॉर्क था ना, ठीक है, वो अलग अलग वैल्यूज देता, बरोबर है कि नहीं? अगर ये सरफेस फ्लैट होता और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, ठीक है ना, लाइंस ऐसे जाती, तब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो अलग अलग वैल्यूज देता, तो वो वेरिएबल होता। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने की वजह से जो वेरिएबल टॉर्क था वो क्या हो गया? कांस्टेंट टॉर्क हो गया। मतलब कोई भी टाइम पे आके तुम देखोगे तो ये कितना फोर्स से घूमता रहेगा या इसके ऊपर कितना फोर्स लगता रहेगा? 100 न्यूटन मीटर का ही लगता रहेगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं हेलिकल स्प्रिंग पे। ये जो मिरर की बात है वो मैं लास्ट में करूँगा। इसकी बात हम लोग ने कर लिया, कॉइल की बात कर लिया, सॉफ्ट आयरन कोर इसकी बात कर लिया, ये कॉइल की बात कर लिया। अब बात करते हैं हेलिकल स्प्रिंग की। जो मैंने डायग्राम पहले बनाया था, हेलिकल स्प्रिंग को अगर मैं ऊपर से देखूंगा, ठीक है, फिलहाल ये अनस्ट्रेच पोजीशन में, फिलहाल समझो बैटरी बंद है और ये अनस्ट्रेच पोजीशन में, तो ये कुछ ऐसा है, बरोबर है। ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, या ऐसे बोलोगे ये अनडिफॉर्म्ड पोजीशन में है। ये क्या है? अनडिफॉर्म पोजीशन है। ये टॉप व्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, टॉप व्यू में, है ना, मच्छर की अगरबत्ती की तरह दिख रहा है ना। ओके,
अब समझो ये जो स्प्रिंग, ये जो हेलिकल स्प्रिंग, इसको मैंने टॉप एंड से पकड़ा यहाँ से, अगर यहाँ से देखो तो ऐसा पकड़ा, और इसको मैं ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या कर रहा हूँ मेरा, इसको मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं घुमा रहा हूँ, अंडरस्टूड। थोड़ा घुमाऊंगा, फिर थोड़ा ट्विस्ट करूँगा, फिर और घुमाऊंगा, फिर और घुमाऊंगा, फिर और ट्विस्ट करूँगा, और ट्विस्ट करूँगा। ऐसे करते 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 जैसे जैसे मैं ट्विस्ट करते जाऊँगा, एक टाइम आएगा जब मैं एक हद से ज़्यादा इसको ट्विस्ट नहीं कर पाऊँगा, और ये इसका शेप कुछ ऐसा दिखेगा। ये समझ में आ रहा, देखो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। इसको जब मैं ट्विस्ट करते जाऊँगा ज़्यादा, एक टाइम आएगा जब इससे ज़्यादा मैं ट्विस्ट नहीं कर पाऊँगा, और जब वो टाइम आएगा जब एक हद से ज़्यादा मैं इसको ट्विस्ट नहीं कर पाऊँगा, वो टाइम पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, बरोबर है कि नहीं। ऐसा दिखेगा मतलब ये क्या हो गया, ये कौन सा पोजीशन है, अनडिफॉर्म्ड पोजीशन है। ये क्या है, ये डिफॉर्म्ड पोजीशन है। ये क्या है, डिफॉर्म्ड पोजीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने ये जो हेलिकल स्प्रिंग जो सामने से ऐसा था, टॉप व्यू में ऐसा था, अनडिफॉर्म पोजीशन में था, उसको मैंने ये वाले डिफॉर्म पोजीशन में कैसे लाया, क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया। लेकिन फोर्स कैसा था, सर्कुलर फोर्स था ना ये। तो सर्कुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर मैंने टॉर्क लगाया, और ये टॉर्क लगाने की वजह से इसका फॉर्म है ना, इसका फॉर्म क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। तो इसके ऊपर जो टॉर्क मैं लगाऊंगा वो टॉर्क को मैं क्या बोलूँगा, इसके ऊपर जो मैं टॉर्क लगाऊंगा वो टॉर्क को मैं क्या बोलूँगा, इसके ऊपर जो मैं टॉर्क लगाऊंगा वो टॉर्क को मैं क्या बोलूँगा, डिफॉर्मिंग टॉर्क बोलूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर के अंदर कौन होगा जो ये स्प्रिंग को ऐसे ट्विस्ट करेगा। मैं वहाँ पर फिजिकली जाके गैल्वेनोमीटर के अंदर हाथ डाल के तो नहीं घुमाऊंगा। तो एक चीज़ समझो, जब मैं बैटरी ऑन करूँगा और यहाँ से करंट जाएगा ना, तो ये कॉइल घूमेगा, और जब ये कॉइल घूमेगा ना, तो ये कॉइल देखो किसको कनेक्टेड है, इसको कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है। तो ये कॉइल जब टर्न होगा ना, तो ये कॉइल क्या करेगा, टर्न होने के साथ में इसको ट्विस्ट भी करता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और कॉइल जब टर्न होगा तो कॉइल के है ना, कॉइल कितना फोर्स से टर्न होगा, कॉइल कितना है ना टॉर्क से रोटेट होगा। तो देखो कॉइल इतना टॉर्क से रोटेट होगा। तो ये जो टॉर्क है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग टॉर्क भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो टॉर्क होगा ना, इसका जो ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क जाके ये वाला फोर्स जाके इसको क्या करेगा, ऐसे ट्विस्ट करेगा, इसको अनडिफॉर्म्ड पोजीशन से अनडिफॉर्म्ड पोजीशन पे किस पे लेकर आएगा, डिफॉर्म्ड पोजीशन पे लेकर आएगा। समझ में आ रहा है। कॉइल ये जो क्या करेगा, रोटेट करते जाएगा, और जैसा जैसे रोटेट होते जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ट्विस्ट होते जाएगा, टाइट होते जाएगा। इसका जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये टॉर्क को ये डिफॉर्मिंग टॉर्क भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। डिफॉर्मिंग टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये उसका रीजन है। ठीक है, वापस इस पे आते हैं। ये स्प्रिंग है, समझो अगर इसको मैं हाथ से ट्विस्ट कर रहा हूँ, एक टाइम आएगा जब क्या होगा, एक हद से ज़्यादा मैं इसको ट्विस्ट नहीं कर पाऊंगा, और ज़्यादा करूँगा तो स्प्रिंग ही टूट जाएगा। ठीक है, अगर समझो मैंने इसको थोड़ा है ना ट्विस्ट किया एकदम ट्विस्ट किया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बरोबर है। ये क्या है मेरा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक्शन है। बरोबर है कि नहीं, एक्शन ऐसा है, अंडरस्टूड। और न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन भी तो होगा ना, अंडरस्टूड। तो जैसे ही ये मैं क्या लगा रहा था, डिफॉर्मिंग टॉर्क लगा रहा था, तो ये इसका पोजीशन हो गया। ये मैं क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था। बरोबर है कि नहीं। अब एक्शन कर दिया तो ये एक्शन हो गया ऐसा, बरोबर है कि नहीं। लेकिन जैसे मैं हाथ हटाऊंगा, तो जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग टॉर्क है ना, जैसे ही मेरा डिफॉर्मिंग टॉर्क हट गया, ये क्या होगा, ये मेरा एक्शन क्या था, ऐसा था ना, तो एक्शन का रिएक्शन होगा ना, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग जैसे मेरे हाथ हटा दूंगा, स्प्रिंग अनवाइंड होके वापस ऐसा होने को देखेगा, स्प्रिंग अनवाइंड होके वापस ऐसा होने को देखेगा। मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क है। याद आ रहा है, मैंने बोला था डिफॉर्मिंग टॉर्क रहेगा तो सामने क्या आता है, टॉर्क के टाइम पे टॉर्क आता है, डिफॉर्मिंग टाइप पे क्या आता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है। समझ में आ रहा है। इसके ऊपर एक्शन क्या था, ऐसा था, तो ये ऐसा हो गया, फिर एक्शन का क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन वापस ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसको जब मैं ट्विस्ट करते जाऊंगा, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, डिफॉर्मिंग टॉर्क लगा रहा हूँ। तो डिफॉर्मिंग टॉर्क की वजह से इसका पोजीशन डिफॉर्म हो जाएगा, बरोबर। लेकिन जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग टॉर्क हटा दूंगा, ये वापस अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन करेगा। तो वो जो टॉर्क है इसके अंदर होगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, इसका कैलकुलेशन मैं करूँगा, बट ये क्लियर है। तो स्प्रिंग का मेन काम क्या होता है, स्प्रिंग का मेन काम होता है टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जरा एक थोड़ा यहाँ पर अपन इसको थोड़ा अच्छे से समझते भी है। समझो एक सेकंड, यहाँ पर देखो ये कॉइल है, समझो ये जो एजेस है ना, बुक का एजेस, समझो ये कॉइल है, बरोबर। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये नीचे हेलिकल स्प्रिंग कनेक्ट है। समझो ये कॉइल जैसे घूमता आएगा, ये कॉइल टाइट होता जाएगा, और टाइट होगा, और टाइट होगा, और टाइट होगा, और एकदम है ना, ये टाइट होते जाएगा। समझो यहाँ ऐसे किधर घूम रहा था, बरोबर कि नहीं, है ना,
एकदम टाइट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये एकदम टाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, अब ये और ट्विस्ट नहीं हो पाएगा। अगर समझो वो टाइम पे अगर मैंने ये बंद कर दिया, वो टाइम पे अगर मैंने बैटरी बंद कर दिया, तो इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अंदर करंट जीरो हो गया मतलब, करंट जीरो क्या मतलब, ये टॉर्क जीरो हो गया ना, मतलब अभी ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा ना, अभी ये इसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा क्या, नहीं, ऑलरेडी जो फोर्स था उसने लगा दिया, लेकिन इसके अंदर तो ऑलरेडी ये कौन सा पोजीशन में आ गया, ये पोजीशन में आ गया ना, तो ये तो अनवाइंड होगा कि नहीं होगा, बरोबर है कि नहीं। इसने क्या किया, इसने एक्शन कर दिया। अब इसका समझो अगर मैं यहाँ से अगर सप्लाई में स्विच ऑफ कर दूँ, कट ऑफ कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ट्विस्ट हो गया। अब ये क्या होगा, ये अनवाइंड होगा कि नहीं होगा। जब ये अनवाइंड होगा ना, अनवाइंड होगा तो ये वापस कॉइल को घुमाएगा। समझ में आ रहा है? जब ये वापस कॉइल को घुमाएगा तो तुमने देखा रहेगा कि जब भी हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते तो जैसे तुम एक्सीलरेट करते हो, देखो स्पीडोमीटर पे वो जो पॉइंटर होता है बढ़ते आता है, लेकिन तब जैसे तुम लोग चाबी निकाल देते हो या एक्सीटर देना बंद कर देते हो, वो पॉइंटर रिटर्न भी आता है ना, तो वो पॉइंटर को रिटर्न लाने का काम करता कौन है, वो पॉइंटर रिटर्न लाने का काम यही करता है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ठीक है। जब ये कॉइल घूमते जाएगा, ये टाइट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ का टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है, और इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, वो क्या करेगा, वो इसको अनवाइंड करेगा। अनवाइंड करेगा तो क्या आएगा, ये घूमती है, इसको क्या करेगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और ये पॉइंटर को भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिरर बताया, लेकिन यहाँ पर पॉइंटर भी होता है और स्केल भी होता है। वो पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पर इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएगा। तो ये क्लियर है कि इसका काम क्या होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, बरोबर है, जब मैं ऐसा ट्विस्ट करूंगा तो डिफॉर्म हो जाएगा, जब हाथ हटा दूंगा तो ये वापस रिगेन कर लेगा अपना ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क है। ये इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग ने कुछ ऐसा किया। समझो ये कॉइल है, ठीक है ना, ये कॉइल है, इमेजिन करो ये कॉइल है, और ये समझो ये कॉइल है ना, कॉइल, ठीक है। जब ये कॉइल 1 डिग्री से घूमेगा तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग भी कुछ ये स्प्रिंग भी कुछ टाइट होगा, बरोबर। स्प्रिंग भी 1 डिग्री से टाइट होगा, बरोबर है कि अगर मैं, है ना, ये स्प्रिंग भी क्या होगा 1 डिग्री से टाइट। अगर मैं सप्लाई बंद कर दूंगा तो इसके अंदर का टॉर्क जीरो हो गया, बट ये तो एक डिग्री से ट्विस्ट हुआ था, तो ये अनवाइंड होगा कि नहीं होगा, ये अनवाइंड होगा, बरोबर है कि नहीं। देखो फिर से देखो, 1 डिग्री से ट्विस्ट हुआ और मैंने करंट बंद कर दिया, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री से टाइट हुआ था ना, ये वाला 1 डिग्री से, अब ये क्या होगा, अनवाइंड होगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर से मैंने बैटरी ऑन किया, ये 1 डिग्री से घूमा, 2 डिग्री से घूमा, कॉइल 2 डिग्री से घूमा, तो ये 2 डिग्री से टाइट हुआ, लेकिन मैंने करंट बंद कर दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर का टॉर्क जीरो हो गया, बट ये ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब अगर ये जो है, अगर ये थोड़ा सा भी ट्विस्ट करोगे तो इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क आता। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि अगर ये हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं हेलिकल स्प्रिंग को 1 डिग्री से अज्यूम कर लो फिलहाल, जब कॉइल को 1 डिग्री से घुमाता हूँ तो इसके अंदर टॉर्क आता है 10 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है, 10 न्यूटन पर मीटर आता है। अंडरस्टूड? अब देखना यहाँ पर ज़रा, अब मैं फिर से वापस वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, अभी फ़िलहाल क्या है, बैटरी कनेक्टेड है लेकिन करंट ज़ीरो है। इसके अंदर जो ये इसके अंदर जो टॉर्क आएगा, इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क की वजह से स्प्रिंग क्या होगा, ये टॉर्क की वजह से ये वाले टॉर्क की वजह से स्प्रिंग क्या होगा, डिफॉर्म्ड होगा। इसलिए ये वाले टॉर्क को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग टॉर्क बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है, 100 है। अच्छा, इनिशियली जब मैंने बैटरी ऑन नहीं की, इसके अंदर टॉर्क कितना है, 0 है। फिलहाल देखो, अब इसके अंदर कुछ भी, इसके अंदर जो टॉर्क आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, और वो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब देखो क्या होगा, इसको मैंने ऑन किया, जैसे इसको मैं ऑन करूंगा, ये यहाँ से जाएगा, करंट जाएगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और ये घूमना चालू करेगा। समझ में आ रहा है? समझो ये टोटल 10 डिग्री से 5 डिग्री से 5 डिग्री से कुछ तो डिग्री से घूमता है। अब जैसा जैसा घूमेगा यहाँ पर क्या होते जाएगा और ज़रा देखना, मैं पूरा प्रैक्टिस बता रहा हूँ, समझो इसको, ये चीज़ को, वर्किंग को समझो। तो देखो ये कॉइल घूमना चालू करेगा, कॉइल घूमना चालू करेगा, नीचे जो है ना मेरा हाथ, उसको समझो हेलिकल स्प्रिंग है। ये 1 डिग्री से घूमेगा, जब ये 1 डिग्री से घूमेगा, बरोबर है, तो 1 डिग्री से ट्विस्ट होगा। जब 1 डिग्री से ट्विस्ट होगा तो इसके अंदर कितना टॉर्क आएगा, 10 न्यूटन पर मीटर अपन ने अज्यूम किया, बरोबर है। लेकिन बरोबर है कि नहीं, अभी देखो इसके अंदर टॉर्क कितना है, इसके अंदर टॉर्क कितना है, 100 है। इसके अंदर टॉर्क कितना है, 10 है ना, क्योंकि 1 डिग्री से ट्विस्ट हो तो 10 आया। अब ये 1 डिग्री से और घूमा, ये कितना डिग्री से घूम गया, 2 डिग्री से, बरोबर है। इसके अंदर कितना टॉर्क आ गया, ये 2 डिग्री से ट्विस्ट हो गया तो इसके अंदर कितना टॉर्क आ गया, 1 डिग्री से 10 आ गया, तो 2 डिग्री से कितना आ गया,
20 आ गया। अब ये 1 डिग्री से और घुमा, यहाँ पर कितना टॉर्क है 20, यहाँ पर कितना टॉर्क है 100। कौन सा टॉर्क ज़्यादा है, ये वाला टॉर्क ज़्यादा है ना डिफॉर्मिंग टॉर्क, और ये वाला टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है कम है, तो ये इसको और घुमाएगा। 3 डिग्री से ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर टॉर्क कितना है 100, यहाँ पर टॉर्क कितना है 30 है, बरोबर है। 1 डिग्री और घूमेगा, यहाँ पर टॉर्क कितना है 100, यहाँ पर टॉर्क कितना है 40। ऐसा करते करते 50, 60, 70, 80, 90, बरोबर। जब ये 9 डिग्री से घूम जाएगा तो इसके अंदर कितना टॉर्क आएगा 90 का, इसके अंदर कितना टॉर्क है 100। अभी भी ये ज़्यादा है ना, जब ये 1 डिग्री से और घूम जाएगा, समझ में आ रहा है, 0 डिग्री से लेके समझो अगर ये 10 डिग्री घूम जाएगा, बरोबर है, 10 डिग्री घूम जाएगा तो ये 10 डिग्री से ट्विस्ट हो जाएगा, और इसके अंदर 1 डिग्री ट्विस्ट होगा तो कितना टॉर्क आता है 10 का। तो जब ये 10 डिग्री से ट्विस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर कितना टॉर्क आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। फिर से देखो, यहाँ पर टॉर्क कितना है 100 का, यहाँ पर टॉर्क कितना है 0, 1 डिग्री से ट्विस्ट हुआ कितना टॉर्क है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो ऊपर भी 100, नीचे भी 100। कौन सा कंडीशन आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, नेट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको घुमा पाएगा नहीं, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे टॉर्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो वो कंडीशन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसके अंदर जो टॉर्क है उसको डिफॉर्मिंग टॉर्क बोलते हैं, इसके अंदर जो टॉर्क आएगा उसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। और देखो जब ये कॉइल 1 डिग्री से ट्विस्ट, जब ये स्प्रिंग 1 डिग्री से ट्विस्ट हुआ तो हम लोग ने क्या अज्यूम किया था 10 न्यूटन पर मीटर था, बरोबर है। जब ये 10 डिग्री से ट्विस्ट हुआ तो ये भी 10 डिग्री से ट्विस्ट हुआ, 10 है ना, 10 डिग्री से टर्न हुआ तो ये भी 10 डिग्री से ट्विस्ट हुआ। तो जब ये हेलिकल स्प्रिंग 10 डिग्री से ट्विस्ट होगा तो इसके अंदर कितना टॉर्क आएगा, तो हमने बोला x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आता है यहाँ पर x इंटू 1 इज x, और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से इसको देखो, अगर इसको 1 डिग्री से ट्विस्ट करोगे तो कितना टॉर्क अपन ने अज्यूम किया था, इसके अंदर आता है 10 न्यूटन आता है। तो जब ये 10 डिग्री से इसको ट्विस्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर टॉर्क आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ समझो, 10 नहीं 100 आ जाएगा ना। 1 डिग्री से ट्विस्ट करोगे तो कितना आता है 10 आता है। तो जब इसको 10 डिग्री से ट्विस्ट करोगे तो इसके अंदर कितना टॉर्क आ जाएगा, और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना टॉर्क आ जाएगा 100, बरोबर है कि नहीं। अब देखो 10 तो मैंने अज्यूम किया, मुझे थोड़ी पता है इसके अंदर 10 का आ रहा है कि 5 का आ रहा है कि, लेकिन जो भी होगा वो कुछ वैल्यू होगा और वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ k करके, अंडरस्टूड। तो जब इसको मैं हेलिकल स्प्रिंग जब 1 डिग्री से ट्विस्ट होगा तो इसके अंदर जितना भी टॉर्क आता होगा 1 न्यूटन मीटर, 2 न्यूटन मीटर, 0.5, 10, 20, 30 वो होगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको मैंने बोला कि। अब वो तो मैंने बोल दिया कि इसको मैंने 10 डिग्री से ट्विस्ट किया, मुझे थोड़ी मालूम है कि 10 डिग्री से ट्विस्ट होगा, वो 20 डिग्री से भी हो सकता है, 30 डिग्री से भी हो सकता है, बरोबर है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 5, ये समझ में आ रहा है 5, अंडरस्टूड। तो 1 डिग्री से जब तुम इसको ट्विस्ट करोगे तो इसके अंदर जो भी टॉर्क आता है उसको क्या बोलोगे, k न्यूटन पर मीटर। तो अगर इसको 5 डिग्री से ट्विस्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू के। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, 5 इंटू के, और ये तुम्हारा क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। उसमें मुझे बताओ ये k क्या है, k को देखो ना, k क्या है, k इज व्हाट, टॉर्क ना, न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क, लेकिन कितना डिफ्लेक्शन पे, कितना डिग्री डिफ्लेक्शन पे, 1 डिग्री पे। तो इसको मैं बोलता हूँ टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। 1 डिग्री से जब तुम इसको डिफ्लेक्ट करोगे, 1 डिग्री से जब तुम ट्विस्ट करोगे, इसके अंदर जो भी टॉर्क आएगा उसको तुम क्या बोलोगे, k। समझ में आ रहा है। अगर तुम 5 डिग्री से ट्विस्ट करोगे, 5 डिग्री से डिफ्लेक्ट करोगे तो उसके अंदर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, k इंटू 5 या 5 इंटू के। समझ में आ रहा है। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो NIAB अगर मैं वैल्यूज डालूंगा तो, और यहाँ पर क्या है k इंटू 5, क्लियर है। ये 5 किससे रिलेटेड है, इससे, बरोबर है, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ से, अब यहाँ से देखो I का वैल्यू कितना आ जाता है, I का वैल्यू आता है k अपॉन NAB, और ये 5। समझ में आ रहा है। k क्या है, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और वो क्या है, कांस्टेंट है। जब 1 डिग्री से है ना, जब 0 डिग्री था, 1 डिग्री से ट्विस्ट करो कितना टॉर्क आया था 10। जब 2 डिग्री से ट्विस्ट किया है ना तो कितना टॉर्क आया, फिर से 10 आया। फिर 3 डिग्री से ट्विस्ट किया तो कितना आ गया, फिर से 10।
मतलब के क्या था, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ टर्न्स, NAB ये हम लोग ने पहले से ही बोला कांस्टेंट है, तो ये सब, तो ये पूरा चीज़ क्या है, कांस्टेंट ही है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, I इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू फाई, और फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा मैं क्या बोल सकता हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड व्हाट इज फाई, है ना। जितना डिग्री से तुम कॉइल को ट्विस्ट करोगे, और कॉइल कितना डिग्री से ट्विस्ट होगा, कॉइल उतना ही डिग्री से ट्विस्ट होगा जितना डिग्री से ये वाला, जितना डिग्री से ये वाला कॉइल घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, हम लोगों ने कोई करंट मेजर करे, डायरेक्ट करंट मेजर करे, वैसा कोई डिवाइस निकाला नहीं। ये हम लोग ने क्या किया, ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि ये वाला जो कॉइल है ये अगर 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा, 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब ये जो करंट आ रहा है ये कितना होगा, 10 होगा, उसके 10 के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, लोगों को सबको चू बना दिया। इसको हम लोग हिंदी में सीधा सीधा बोलते हैं क्या, कि लोगों को मैंने चू बना दिया, बट फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, हम लोग इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो देखो, तो ये जो एक्चुअली है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक अभी आगे देखो थोड़ा सा और पार्ट है, एंड देन ये पूरा टॉपिक वाइंड अप होता है। तो यहाँ पर देखो, अब ये मिरर तो बहुत पुराने जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर होता था। एक्चुअली यहाँ पर एक पॉइंटर होता था, बराबर। जैसे करंट जाएगा तो ये कॉइल क्या होगा, ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। अब देखो ये पूरा किसके अंदर होता है, वो गैल्वेनोमीटर के अंदर है। तो कॉइल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मुझे वो दिखता नहीं है, मुझे दिखता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आता कि कॉइल कितना डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये देखने के लिए हम लोग ने मिरर रखते थे। कैसे मेजर करते हैं मैं बताता हूँ, बट अभी के जो लेटेस्ट गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर पॉइंटर आता है और ये स्केल होता है। ऐसा तुमने डायग्राम में देखा था। यहाँ पर क्या होता है, स्केल होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये स्केल होता है, और ये स्केल पे यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी होती है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। तो जब ये 10 डिग्री से रोटेट कर जाएगा तो पॉइंटर किधर आएगा, पॉइंटर इधर आ जाएगा 10 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो जब इसके अंदर करंट जाएगा तो ये जितना भी एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, बराबर, जितना भी डिग्री से रोटेट होगा, टर्न होगा, वो हमको यहाँ पर दिखेगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो जितना भी डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा उतना ही क्या होगा, करंट है। अंडरस्टूड। देखो अभी इसको हम लोग ने कैसे यूज़ किया, ये तुमको मालूम है कि ये जो है ना, ये कॉइल ये क्या मेजर कर रहा है, या फिर ये गैल्वेनोमीटर क्या मेजर कर रहा है, डिफ्लेक्शन मेजर कर रहा है। ये मुझे मालूम है कि डिफ्लेक्शन मेजर कर रहा है, लेकिन कोई तीसरा बंदा है उसको नहीं मालूम है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिग्री मिटा के मैंने यहाँ पर एम्पियर लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो देखने वाले को क्या लगेगा, जब इसके अंदर जैसे ही करंट जाएगा, ये पॉइंटर इधर आ जाएगा, तो देखने को क्या लगेगा, अरे ये तो करंट मेजर कर रहा है। लेकिन ये करंट मेजर कर रहा है क्या, नहीं, ये क्या मेजर कर रहा है, डिफ्लेक्शन मेजर कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड, क्लियर है? तो ये पूरा क्या था, ये पूरा गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग था। अंडरस्टूड, क्लियर है, एकदम बरोबर है। रिस्टोरिंग टॉर्क वगैरह समझा। और एक चीज़ मुझे बताओ, ये टॉर्क क्या था, डिफॉर्मिंग टॉर्क बोला था, इसके अंदर जो टॉर्क आता है वो क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क था। मुझे बताओ रिस्टोरिंग टॉर्क वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो देखो जब ये घूमना स्टार्ट करता है वो टाइम पे इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना था, 0 था। जब ये 10 डिग्री से घूम जाता है तो इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आता है, अपन ने क्या बोला, जब इसको 1 डिग्री से ट्विस्ट करोगे तो कितना टॉर्क आता है, 10, जिसको अपन ने के बोला। जब इसको 10 डिग्री से ट्विस्ट कर दोगे तो कितना आता है, 100, जिसको अपन ने के × 5 बोला। तो इसके अंदर पहले कितना था, 0, बाद में कितना आ गया, 100। तो ये वाला जो टॉर्क है, कौन सा, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये क्या है, वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? और ये हम लोग ने कैसे निकाला, क्लियर है? टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन के। अंडरस्टूड। इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पर के का अगर मुझे निकालना है तो टॉर्क पर डिफ्लेक्शन न्यूटन पर मीटर, और डिफ्लेक्शन मतलब थीटा या डिवीजन। अंडरस्टूड, क्लियर है? कुछ भी डाउट है यहाँ पर? अंडरस्टूड। तो गैल्वेनोमीटर का पूरा हो गया। अब एक जो पार्ट, सिर्फ छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ है, दैट इज़ कि ये मिरर का क्या काम होता है, मिरर का। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि यूजुअली कैसा होता है, यहाँ पर जो हमारे नए जो भी गैल्वेनोमीटर्स आते हैं उसके अंदर यहाँ पर पॉइंटर होता है और यहाँ पर स्केल होता है। ठीक है, पॉइंटर होता है और स्केल होता है। जैसा जैसा ये डिफ्लेक्ट होते जाएगा, जितना भी डिग्री से डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर दिखते जाएगा। लेकिन ये मिरर जब था तो मिरर कैसे मेजर करता, तो एक चीज़ समझो, ये मिरर जो होता है, मैंने जैसे कि बोला था, ये वायर था, ऐसा वायर था, और वायर के ऊपर
वायर के ऊपर समझो ये मिरर देखो ये ऐसा, ठीक है ना, वायर के ऊपर समझो मैंने मिरर ये ऐसा पेस्ट किया था, समझ में आ रहा है ऐसा, अंडरस्टूड। तो तुम ऐसा इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये दिख रहा है क्या पीछे, ये वाला पोर्शन समझो, ये वायर ऐसा वायर जा रहा है और ये पीछे से दिख रहा है ऐसा वायर जा रहा है, अंडरस्टूड। और ये मिरर यहाँ पर मैंने ऐसा सर्कल में इसको क्या किया, सर्कुलर या जैसा भी शेप समझ लो, मिरर ऐसा पेस्ट कर दिया, पीछे वायर ऐसा। अगर इसको मैं टॉप व्यू में देखूंगा, टॉप व्यू में, ठीक है, तो टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, देखो टॉप व्यू में अगर इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। तो ये जो होल है ना, समझ लो ये होल, ये जो ये वाला, ठीक है, ये होल को समझ लो, यहाँ से वो वायर जा रहा है या वायर आ रहा है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये मिरर है ऐसा, ठीक है। तो ये मुझे टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू में देखो यही चीज़ है, यही चीज़, ये टॉप व्यू में मुझे ऐसा दिखेगा, अंडरस्टूड। टॉप व्यू में मुझे ऐसा दिखेगा और ये रेड कलर का पीछे वायर है समझो, ओके। अब ये मेजर कैसा करते थे हम लोग, तो देखो यूजुअली हम लोग क्या करते थे, यहाँ से जब भी यहाँ पर मैंने क्या किया, बैटरी जब मैंने बैटरी ऑन नहीं किया है तो हम लोग यहाँ से एक लाइट की रे भेजते थे ऐसा, तो लाइट की रे आती थी ऐसा, और लाइट की रे यहाँ पर टकरा के फिर ऐसा वापस निकल जाती थी, बरोबर है। अब समझो जब मैं बैटरी ऑन करूँगा और यही चीज़ अगर लाइट की रे आएगी और टकरा के वापस निकल जाएगी, यही चीज़ अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है तो देखो लाइट की रे यहाँ से आएगी ऐसा, बराबर ना, ये ऐसा है ना, ऐसा देखो ऐसा ना, तो ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बराबर है। तो लाइट की रे यहाँ से आती थी, यहाँ से आती थी, टकरा के वापस निकल जाती थी। अब होता क्या था, जब भी मैं बैटरी को ऑन करता था, जब भी करंट जाता था और ये समझो डिफ्लेक्ट हुआ, समझो डिफ्लेक्ट हो गया 10 डिग्री से, तो जब ये डिफ्लेक्ट होगा ना तो मिरर भी क्या होता था, मिरर भी डिफ्लेक्ट होता था, मिरर भी ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब मिरर ऐसा डिफ्लेक्ट होगा तो टॉप व्यू में मिरर क्या होगा, मिरर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो मिरर का पोजीशन कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, समझो ये इसका नया पोजीशन हो जाता था, अंडरस्टूड। तो होता क्या था, है ना, तो देखो ये मिरर ऐसा है ना, ऐसा देखो ऐसा, तो मिरर जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो मिरर भी डिफ्लेक्ट होता था ऐसा, बरोबर है। तो टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में जब मिरर डिफ्लेक्ट होगा तो मिरर भी डिफ्लेक्ट होता था ऐसा। अब जब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा और अगर मैं लाइट भेजूंगा तो लाइट आएगी, टकराएगी और लाइट ऐसा निकल जाती थी, ये समझ में आ रहा है। तो लाइट ऐसा आती थी, टकरा के ऐसा निकल जाती थी, अंडरस्टूड। वही अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो कैसा होगा, लाइट यहाँ से आएगी, टकरा के ऐसा निकल जाएगी, देखो ये लाइट आएगी, टकरा के फिर ऐसा निकल जाएगी। तो देखो ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल, यही इसी को हम लोग फाई बोलते थे, समझ में आ रहा है। तो मिरर से हम लोग ऐसा मेजर करते, लाइट ऐसा आती थी, टकरा के यहाँ निकल जाती थी, या टकरा के ऐसे नहीं, तो ये हम लोग एंगल मेजर कर लेते थे, अंडरस्टूड। तो मिरर हम लोग यूज़ करते थे, बट ये बहुत पुराने गैल्वेनोमीटर में यूज़ होता था। अभी के जो गैल्वेनोमीटर आते हैं उसके अंदर हम लोग मिरर यूज़ नहीं करते, उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते पॉइंटर और स्केल का अरेंजमेंट। जैसा जैसा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, जैसे जैसे कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, पॉइंटर को रिकॉर्ड कर लेगा, समझ में आ रहा है। और अल्टीमेटली हम लोग ने ऐसा कोई डिवाइस बनाया ही नहीं जो करंट मेजर कर सके। ये एक्चुअली डिवाइस मेजर क्या करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, जो कि हम लोग ने बोल दिया कि जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही करंट होगा। क्यों बोला, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ मालूम पड़ा, जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही करंट होगा, तो हम लोग ने भी वही चीज़ बोल दी, अंडरस्टूड। और वो डिग्री को मिटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एम्पियर लिख दिया, क्लियर है, ओके। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर अभी जो इसके ऊपर और थोड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो पहले इसके ऊपर जो एंट्रेंस से क्वेश्चन थोड़े बहुत है वो ज़रा देख लेते, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, अंडरस्टूड। तो न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस है, फॉर्मूला एक ही है फिलहाल, तो अभी ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो तुमको यही याद रखना है, सिर्फ ये वाला, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू, अच्छा ये जो कांस्टेंट है ना, ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं जी करके, जी, ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, बरोबर है। तो आई इज इक्वल टू जी इंटू फाई, कॉन्स्टेंट को हटा दोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ओके। तो स्क्रीन पे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आया वो, तो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आया है, और वो क्या बोलता है, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन बाय द कॉइल थीटा, वो लोग ने फाई की जगह थीटा यूज़ किया, और वो लोग ने फाई की जगह थीटा यूज़ किया, और लोग ने क्या बोला है, वो
इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट बाय द रिलेशन। और देखो बहुत बार पूछा है और करके 2015 में भी पूछा था एक बार। तो चारों में से कौन सा रिलेशन चाहिए? तो मुझे मालूम है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। और डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल क्या यहाँ पर लोग ने थीटा यूज़ किया, हम लोग ने फाई यूज़ किया था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आता है बी करके, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे इट सेज एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसका एरिया कितना दिया है? 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया आई विल राइट इट एज 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना ये। तो दिस आई कैन राइट इट एज 400 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर इज मीटर में करना है तो 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर। लेकिन मुझे यह चाहिए उसका स्क्वायर चाहिए। तो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, विच आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, विच आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है इसके। इतना एरिया है कॉइल का, वो डायग्राम अगर याद करोगे तो कॉइल का जो रेक्टेंगुलर कॉइल था उसका एरिया इतना है। और कितने टन्स है? 100 टन्स बोला उसने। तो 100 टन्स। नेक्स्ट इट सेज 100 टन्स है और उसके बाद में उसके अंदर करंट कितना जा रहा है? करंट इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो लेट्स से द करंट इज 1 एम्पियर और वो कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, द डायरेक्शन, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उन्होंने दिया 0.5 टेस्ला। और उन्होंने क्या बोला कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं बोलूँ जैसे ये मेरा कॉइल है, अगर ये मेरा कॉइल है, ऐसा नहीं रखा है, ऐसा रखा ये ऐसा। अगर ये मेरा कॉइल है तो कॉइल का जो प्लेन है बरोबर है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या है? पैरेलल है। मतलब देखो ऐसा, ये कॉइल का प्लेन है और इसका एरिया जो है वो इतना है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? इसको पैरेलल है, मतलब ऐसा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये एरिया है और ये उसका प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा है ना, बरोबर है। तो प्लेन का एरिया भी ऐसा है बरोबर, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, दोनों एक दूसरे को ऐसा पैरेलल है। तो अगर ये प्लेन का एरिया है तो एरिया वेक्टर कितना होगा? ऐसा ना। तो देखो तो क्या पूछ रहा है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला मुझे मालूम है NIAB sin थीटा। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो थीटा यहाँ पर कितना? थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड करके। तो थीटा इज 90 डिग्री और ये हो गया 1। वैल्यूज़ कितना है? तो n का वैल्यू है 100 मतलब 10⁻²। I का वैल्यू कितना है? 1। एरिया का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻²। B का वैल्यू इज 0.5, तो विच आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 10⁻⁻1। कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 10⁻² और -2 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 4 कितना आ जाता है? 5 4 ज़ा 20 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 10⁻1 और ये 10⁻⁻1 और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 न्यूटन मीटर। तो मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। करेक्ट ऑप्शन है सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ। तो अभी वो लोग ने रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, डायरेक्ट एरिया नहीं दिया, लेंथ और विड्थ में बात किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो इट सेज a rectangular coil of area of length 0.12 मीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेंथ 0.12 मीटर, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। विड्थ उसने विड्थ बोलो या ब्रेड्थ बोलो, विड्थ ही बोला,
और वो कितना 0.1 मीटर है, विच आई कैन राइट इट एज 10⁻⁻1 मीटर। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू आई कैन कैलकुलेट द एरिया, और एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू width, which is equal to 12 into 1 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁻1, which is 12 into 10⁻³ meter per square. Further, they say that number of turns कितने 50 है, number of turns is 50, और करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर का, और उसको कैसे रखा है, वर्टिकली रखा है, वर्टिकली इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ठीक है, उसको ऐसा वर्टिकली सस्पेंड किया है, और इट इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है दैट इज 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, विच आई कैन राइट इट एज 2 into 10⁻⁻1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको टेस्ला भी बोल सकते हैं। द प्ले, अब देखो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू इज व्हाट, तो लोग टाउ ही पूछ रहे हैं। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, NIAB और साइन थीटा, ठीक है, तो उनको लगेगा थीटा कितना दिया है, थीटा वहाँ पर 30 डिग्री दिया है, द मोमेंट दे पुट 30 और कैलकुलेट करेंगे, गलत आंसर आएगा, और वो गलत आंसर भी वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो देखो अभी वो जो लाइन है ना उसको समझो, थीटा मैंने हमेशा बोला, थीटा हमेशा क्या होता है, इट इज़ एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो समझो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा रखा है उसको, तो इट सेज प्लेन वर्टिकली रखा है, और द प्लेन if the plane of the coil, समझो ये मेरा प्लेन है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो देखो ये मेरा कॉइल है, ये कॉइल का प्लेन है, तो उसको और मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, प्लेन ऐसा, कितना एंगल 90 डिग्री है ना, लेकिन 90 डिग्री पे लगा, उसको 30 डिग्री पे रखा, तो 30 मतलब कम होगा ना, ऐसा देखो प्लेन ऐसा रखा हुआ, तो ये मैं बनाता हूँ ऐसा, तो ये जो एंगल है ना, देखो एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना दिया, ये उसने 30 डिग्री दिया। बट हम लोग को जो थीटा चाहिए था, वो थीटा कौन सा होता है, अगर ये एरिया है ऐसा, बरोबर, तो एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर होगा, और वो ऐसा होगा ना एरिया वेक्टर। और मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री ना, तो थीटा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 50, तो 5 into 10⁻⁻1, I कितना है 2, एरिया कितना है, एरिया 12 into 10⁻⁻3, b का वैल्यू कितना है 2 into 10⁻⁻1, और साइन थीटा मतलब साइन 60, व्हाट इज साइन 60, साइन 60 को जैसा लिखना है वैसा लिखो, √3/2 लिखो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिखते तो भी चलेगा 0.866। तो अगर तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने पे मैं कैलसी से निकाल लेता हूँ, तुम लोग घर पे आराम से सॉल्व कर लेना। दिस इज 5 into 10⁻⁻1, ठीक है, 5 into 10⁻⁻1 into 2 into 12 into 10⁻⁻3 into 2 into 10⁻⁻1 और into 0.866। तो आंसर जो आता है 5 into 10⁻⁻1, 2 into 12 into 10⁻⁻3, 0.866 into 2 into 10⁻⁻1 -1 है क्या, ये कितना है b का वैल्यू 10⁻⁻1, अच्छा ये 550 into 10⁻+1 है ना, ये +1 तो आंसर इज 0.20784, ये +1 है, माय मिस्टेक। तो पूरा सॉल्व करने पे ये आता है 0.20784 न्यूटन मीटर, और मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है वो 0.20 का दिया हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ गया, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंगल मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए।
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ना कि प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ये वाला है, क्लियर है? चलो अच्छा, अभी ये रिलेटिव्स हो गए। अब इसके बाद जो है सिलेबस में, तो ओल्ड सिलेबस में है, सीबीएसई में भी है, एंट्रेंस में भी, हर जगह ये पार्ट दिया हुआ है सेंसिटिविटी करके, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसके ऊपर एंट्रेंस से क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है। तो सेंसिटिविटी क्या है, हम ज़रा समझो। सेंसिटिविटी का मीनिंग अलग अलग बुक्स में तो दिया हुआ ही है, बट सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है यही चीज़। सेंसिटिविटी को ही ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शायद मैंने ऊपर लिख दिया, वहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी बोलो, सेंसिटिविटी बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और दोनों को अगर मैं एकदम ब्रेक डाउन कर दूँ तो इसका मतलब होता है रेस्पॉन्स। बरोबर है कि नहीं? रेस्पॉन्स, जो जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स देगा हम लोग बोलेंगे उसका उतना सेंसिटिविटी क्या ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं ना बात का बतंगड़ बना देते हैं। तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम उसको कुछ भी ज़रा से बोल दो तो बात का बतंगड़ बना देता है, बहुत बड़ा इशू क्रिएट है ना, राय का पहाड़ बना देता है। मतलब वो क्या, सेंसिटिव ज़्यादा है, वो रेस्पॉन्स ज़्यादा देता है। दूसरा फ्रेंड उसको कितना भी बोलो, किसी से कुछ बोलता ही नहीं, तो उसका सेंसिटिविटी क्या है, कम है, उसका रेस्पॉन्स क्या है, कम है। तो वही चीज़ यहाँ पर सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। ज़्यादा डिटेल में मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइम पे मैं सब पूरा डिस्कस करूँगा, बट एकदम कट शॉर्ट में समझ गया सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स करके। तो इसका ये चैप्टर में क्या लेना देना। तो अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। 2 गैल्वेनोमीटर है, समझो एक गैल्वेनोमीटर ये है और ये दूसरा गैल्वेनोमीटर बी करके, बरोबर। अब एक चीज़ और भी ज़रा समझ लो, मेरा जो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने जो गैल्वेनोमीटर बनाया था, ठीक है, उसका नोटेशन, ठीक है, वो तो उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऐसा था, उसका सिंबॉलिक नोटेशन हम लोग ऐसा बनाते हैं, सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक जो नोटेशन होता है वो हम लोग ऐसा बनाते हैं। अंडरस्टूड। अब ये एक चीज़ समझो कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल पे फोकस करते हुए खाली इतना समझो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ज़्यादा करंट पास नहीं हो सकता। मेरा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का करंट मेजर करता है, और वो जो करंट उसके अंदर से पास होता है उसको बोलते हैं IG, जिसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब ये क्या है, क्यों है, ये जब भी एमीटर और वोल्टमीटर का जब मैं पार्ट डिस्कस करूँगा वो टाइम पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। तो फिलहाल इतना समझो 2 गैल्वेनोमीटर है, दोनों के अंदर में करंट है ना, दोनों के अंदर में करंट, ठीक है, दोनों के अंदर मैं करंट भेज रहा हूँ। इसके अंदर मैंने करंट डाला समझो 1 एम्पियर का, और इसके अंदर भी मैंने करंट डाला 1 एम्पियर का, बरोबर है। तो इसके अंदर पॉइंटर जो होगा, जो पॉइंटर होगा यहाँ पर भी पॉइंटर होगा, पॉइंटर फिलहाल 0 पे होगा, यहाँ पर भी पॉइंटर क्या होगा, फिलहाल 0 पे होगा। समझ में आया? दोनों के अंदर मैंने करंट कितने का डाला, 1 एम्पियर का। अंडरस्टूड। दोनों पॉइंटर 0, देखिए जैसे करंट 1 एम्पियर का जाएगा, मैंने क्या देखा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये दिखा रहा है एग्जाम्पल ना, ये दिखा रहा है समझो 10, समझ में आ रहा है, ये 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और ये समझो डिफ्लेक्ट हुआ 1 डिग्री से, बरोबर है। तो दोनों के अंदर देखो मैंने क्या भेजा, करंट भेजा, तो दोनों का जो डिफ्लेक्शन है, बरोबर है, दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन देखो, दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन दिखा डिपेंडिंग अपॉन जैसा उसका मेक था। इसका डिफ्लेक्शन है 10 डिग्री, इसका डिफ्लेक्शन है 1 डिग्री। तो बताओ किसका रेस्पॉन्स, किसने रेस्पॉन्स ज़्यादा दिया, इसने रेस्पॉन्स ज़्यादा दिया ना, समझ में आ रहा है, इसने रेस्पॉन्स क्या किया, ज़्यादा दिया। 1 एम्पियर में इसने 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर दिया, ज़्यादा रेस्पॉन्स किया, इसने 1 डिग्री में कम रेस्पॉन्स किया। तो मैं क्या बोलूँगा, रेस्पॉन्स ही क्या होता है, सेंसिटिविटी। तो मैं क्या बोलूँगा, गैल्वेनोमीटर A क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है, गैल्वेनोमीटर B क्या है, कम सेंसिटिव है। तो व्हाट डू मीन बाय सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी मतलब होता है डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन, बरोबर, दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ ना, कितने पे, यूनिट करंट पे, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, समझ में आ रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं उसको, करंट सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन का मतलब हम लोग ने वहाँ पर नोटेशन लिया था फाई करके। डिफ्लेक्शन का जो यूनिट होता है दैट इज डिवीजन, ठीक है, डिवीजन है ना, डिफ्लेक्शन जो लोग मापते हैं यहाँ पर कितने डिवीजन्स, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, बरोबर है, डिवीजन्स। और पर यूनिट मतलब डिवाइड, ठीक है, करंट मतलब आई, और आई होता है एम्पियर। ये समझ में आ रहा है। यूजुअली ये जो आई होता है वो मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता,
क्योंकि उसके अंदर जब देखो गैलोमीटर होता है इतना छोटा सा ही, और वो कॉइल जो होता है ना, वो जो कॉपर के वायर्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत बाल जितने एकदम पतले पतले होते हैं, समझ में आ रहा है। तो एकदम ज़्यादा अमाउंट का करंट जाएगा तो जल जाएगा। तो ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए कि गैलोमीटर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, 1 मिली एम्पियर का करंट ही मेजर कर सकता है। उससे ज़्यादा करंट उसके अंदर मेजर करना पॉसिबल नहीं, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो जल जाएगा। अब उसको कैसे इम्प्रूव किया, क्या क्या, वो सब अपन एमीटर और वोल्टमीटर के टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग सेंसिटिविटी, उसमें भी करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है यूनिट करंट पे, उसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। ये समझा कि नहीं समझा, अंडरस्टूड। अच्छा, तो मुझे ये तो चीज़ समझ गया कि इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है, बरोबर है, तो इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसका रिस्पॉन्स कम है तो इसका सेंसिटिविटी क्या है, कम है, बरोबर है। इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसका सेंसिटिविटी कम है। तो तुम लोग बोलोगे सर मुझे ये जो गैलोमीटर है ना मेरा ये वाला, मुझे इसको भी इसके जितना सेंसिटिव कर देना है, मुझे ये गैलोमीटर को भी इसके जितना क्या करना है, सेंसिटिविटी एकदम सेंसिटिव बना देना है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर देखो सेंसिटिव किस पे डिपेंड करता है, फाई अपॉन आई पे। और हम लोग ने अभी जो थोड़ा टाइम पहले गैलोमीटर का फॉर्मूला निकाला था, और वो क्या था, आई किस पे डिपेंड करता है, एन ए बी, एन अपॉन एन ए, के अपॉन एन ए बी इंटू फाई। तो मुझे बताओ यहाँ से फाई क्या आएगा, यहाँ से फाई क्या आता है, आई को इधर ले लो तो क्या आएगा, एन ए बी अपॉन के करके, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई अपॉन आई तो था ही, और फाई अपॉन आई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एन ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन के, समझ में आ रहा है, ये भी इक्वेशन सही है। वैसे ही अगर मैं इन दोनों कंपेयर कर लूँ तो एन ए बी अपॉन के, अंडरस्टूड। अब इसको देख के हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या क्या है, तो देखो अगर मुझे इसको सेंसिटिव करना है तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको खोल के देखो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अंदर 10 है तो 20 कर दो, 20 है तो 30 कर दो, समझ में आ रहा है। एरिया, अगर एरिया ऑफ द कॉइल, बराबर ना, जो कॉइल होता है, ऐसा नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, और ये कॉइल का एरिया था ना। तो अगर कॉइल का एरिया छोटा है, 10 है तो 20 कर दो, कॉइल का अगर एरिया बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड था, अगर वो 1 टेस्ला है तो उसको 2 टेस्ला कर दो। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना सेंसिटिविटी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा या ज़्यादा होगा। के जो होता है ना, के को कम करना है, के को कम करोगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो ये चीज़ थोड़ा समझो, के को कम करना मतलब क्या कम करना, के को कम करना मतलब क्या कम करना। देखो जब मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो तुमको समझ में आता है, 10 से 20 कर दो, एरिया इंक्रीज कर दो तो एरिया का लेंथ बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दो, एरिया इंक्रीज, वो समझ में आता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो मतलब है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आओ। जब मैं बोलता हूँ के को कम कर दो तो क्या कम करो, के को कम करो मतलब, तो देखो के किससे रिलेटेड था, तुमको याद है के किससे रिलेटेड था, अगर वो डायग्राम याद करोगे तो यहाँ पर जो के था ना वो स्प्रिंग से रिलेटेड था, और के का डेफिनेशन क्या था, पर यूनिट डिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है। के क्या था, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है, कि हम लोग ने पढ़ा था। और के क्या था, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, बरोबर है। अगर तुम लोग को याद होगा तो के इज व्हाट, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब ये के को कम कर दो मतलब क्या होता है, तो मैं देखो तुमको एग्जांपल देता हूँ। तो देखो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग जो हम लोग देखते हैं पेन में, एक पेन वाली स्प्रिंग भी होती है और एक स्प्रिंग होती है जो पेन में होती है, जिसको तुम पकड़ के आराम से उसको ऐसे कंप्रेस कर सकते हो, आराम से उसको तुम डिफॉर्म कर सकते हो, उसको तुम दबा सकते हो। और दूसरी स्प्रिंग तुमने देखी है कि ट्रेन का जो वैगन होता है, देखो बरोबर है। तो देखो ये यहाँ पर इमेज भी मैंने एक रखा है, तो दिख रहा है यहाँ पर एक मोटी ट्रेन का जो व्हील होता है ना, वैगन बड़ा सा, देखो वहाँ पर वो स्प्रिंग लगी हुई है, बरोबर है। तो ये ट्रेन का जो स्प्रिंग है, देखा ये, तो ये ट्रेन का स्प्रिंग भी है, बरोबर है। अब ये ट्रेन का स्प्रिंग जो होता है ये हम लोग वहाँ पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ट्रेन का जो सारा वजन होता है ना वो सारा स्प्रिंग के ऊपर होता है, समझ में आ रहा है। अब देखो दो टाइप की स्प्रिंग है, पेन वाली स्प्रिंग है, एक ट्रेन के वैगन में जो यूज़ करते हैं वो वाली स्प्रिंग है। देखो वो ट्रेन की स्प्रिंग हम लोग पेन में यूज़ नहीं करते, और पेन की स्प्रिंग हम लोग ट्रेन में यूज़ नहीं करते। अगर समझो मैंने पेन वाली स्प्रिंग ट्रेन में यूज़ किया तो क्या होगा, सारा का सारा ट्रेन का जो लोड है ना वो सारा का सारा वो स्प्रिंग पे आएगा और ट्रेन वहीं के वहीं बैठ जाएंगी,
अंडरस्टूड। और अगर वो ट्रेन वाली स्प्रिंग अगर मैंने पेन में यूज़ की तो कितना भी मैं फोर्स लगा लो वो पेन का बाहर ही नहीं आएगा। अंडरस्टूड। क्यों नहीं बाहर आएगा? क्योंकि ट्रेन का जो स्प्रिंग है ना, अगर मुझे उसको थोड़ा सा भी दबाना है ना, ठीक है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा। ये समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो समझो अगर वो पेन, अगर वो ट्रेन वाला स्प्रिंग अगर मैंने गैलोमीटर में यहाँ पर लगा दिया एकदम स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, तो क्या होगा? वो कॉइल टर्न होने को ट्राई करेगा, लेकिन वो कॉइल जो है ना, कॉइल टर्न होने को ट्राई करेगा, बट वो स्प्रिंग को घुमा पाएगा क्या? स्प्रिंग को घुमा ही नहीं पाएगा, उधर ही उसका धुआं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से करंट आ रहा है, उसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा है और वो घूमने को ट्राई कर रहा है, बट ये नीचे ट्रेन का स्प्रिंग इतना कड़क है, इतना हार्ड मटेरियल का है कि वो ये वाले कॉइल को घूमने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब क्या? के को कम करो, मतलब वहाँ पर तुम ट्रेन की जैसी हार्ड स्प्रिंग मत यूज़ करो, पेन की जैसी सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ करो, ताकि वो डिफॉर्म हो सके, ताकि ये डिफॉर्म हो सके, है ना। ये डिफॉर्म कब होगा? जब ये घूमेगा तब ना। समझ में आ रहा है? तो के कम करो इसका मतलब होता है यूज़ सॉफ्ट स्प्रिंग, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। के का कम करना मतलब होता है यूज़ सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर ये हो गया वोल्टेज सॉरी ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? तो मैंने बोला डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। वैसे ही ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और एक टर्म आता है, ये इसी से हम लोग बना लेते हैं साथ में, ठीक है। इसी को डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होता है ना, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। ऐसे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, एक यूनिट का वोल्टेज दोगे, ठीक है, तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। इसका भी क्या होगा? डिवीजन, और ये होता है, ठीक है, ये यूजुअली वोल्ट में होता है, बरोबर है। मिली वोल्ट भी वहाँ पर दिया हो सकता है, अंडरस्टूड। तो हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये सब, बरोबर है। ये वोल्ट है, ये वोल्ट है, बरोबर है, वोल्ट है, ये मिली एम्पीयर। क्लियर है? चलो इसके ऊपर भी फटाफट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखो स्क्रीन पे। पहला न्यूमेरिकल क्या है स्क्रीन पे? तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन से कहाँ गया? हाँ, सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस दिया है, तो हम लोग को मालूम है सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं। तो देखो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? NAB/K। तो देखो क्या बोलता है वो, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय। तो देखो उसमें बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या बोलता है? नंबर ऑफ टर्न्स को तुम बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, बरोबर है। बाकी सब ऑप्शन देखो क्या बोलता है? बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया कम करोगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको कम करोगे तो सेंसिटिविटी भी कम होगा। और वीक मैग्नेट यूज़ करोगे, बी को कम करोगे, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी कम करोगे तो ये भी कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा सिर्फ कौन से केस में? जब इसको एन को बढ़ाओगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है उसके हिसाब से? बी। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है? ओके, चलो स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है, 3 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स है, ए, बी और सी, और लोग ने उसका, ठीक है, मटेरियल हैविंग टॉर्शनल कांस्टेंट। अब और एक चीज़ देखो, ये टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? तो जो के होता है ना, के, ये के को हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये याद रखना। तो 3 गैल्वेनोमीटर है, ए, बी और सी। इसका जो टॉर्शनल कांस्टेंट है के ए, इसका बोलता हूँ के बी, इसका बोलता हूँ के सी, और सबका वैल्यू कितना दिया है? 1.8, 2.8, 3.8, 1.8, 2.8 और 3.8, और सब वैल्यू मेरे ख्याल से लास्ट में 10⁻⁸ है, 10⁻⁸ तो तीनों गैल्वेनोमीटर, बाकी सब चीज़ें सेम है। इफ़ 3 गैल्वेनोमीटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब उनका एन ए बी सब कुछ सेम है, ये तीनों का एन ए बी सब सेम है, तो किसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा? तो फॉर्मूला देख के तुम लोग बोल सकते हो कि अभी जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसका के कम होगा,
है ना। जितना तुम सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ करोगे, है ना, जितना तुम सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ करोगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, उतना कॉइल ज़्यादा मुड़ पाएगा, है ना। क्योंकि नीचे अगर कड़क स्प्रिंग रखोगे तो वो कॉइल डिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो जितना केक कम होगा उतना सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो देखो ये सब तो 10⁸ में किसका कम है, देखो इसका, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर क्या आएगा, कौन सा गैलोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ए का। क्लियर है, ओके चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्क्रीन पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एमसीजी मतलब क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बरोबर है, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों, क्योंकि कॉइल मूव करता है ना गैल्वेनोमीटर के अंदर, इसलिए इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, इसने बोला है 0.25 टेस्ला है, बरोबर है। और ठीक है, अभी भी है, और तो 0.25 टेस्ला है। कॉइल का एरिया कितना दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितने टन्स है, तो 28 टन्स है, डिपेंडिंग अपॉन एन कितना है, ए कितना है, बी कितना है, ठीक है, और के कितना था, जो भी होगा, ठीक है। वो लोग ने बोला इसका सेंसिटिविटी कुछ तो था, जिसको मैंने बोला S1 करके, समझो, बरोबर है। अब क्या बोल रहा है, यही गैल्वेनोमीटर का मुझे सेंसिटिविटी क्या करना, जो भी था सेंसिटिविटी, ठीक है, समझो अगर पहले सेंसिटिविटी था 100%, एग्जाम्पल परसेंटेज दिया है उसने, तो मैं परसेंटेज नहीं मानता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है, जो भी सेंसिटिविटी था गैल्वेनोमीटर का, अभी उसको इंक्रीज करना है 25% से। तो अभी मुझे सेंसिटिविटी कितना चाहिए, ठीक है, तो जो भी था, ठीक है, पहले कितना था, अगर 100% था, तो अभी मुझे क्या करना है 25% बढ़ा देना, मतलब अभी मुझे सेंसिटिविटी कितना चाहिए 125%। समझ में आ रहा है। और अगर इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूँ, तो नंबर्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1.25। क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होना चाहिए, बाकी अज्यूम ऑल द थिंग्स रिमेनिंग एज कांस्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन समझे, वो क्या बोल रहा है, बी उतना ही रखो जितना यहाँ पर है, ए भी उतना ही रखो, के भी उतना ही रखो। यहाँ पर एन जो है वो N1 बोलता हूँ, और यहाँ पर वो बोलता है N2। ठीक है, N2 कितना होगा, मतलब समझो अगर पहले जो भी सेंसिटिविटी था उसको मैंने बोला 100% था सेंसिटिविटी, ठीक है, अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड था, इतना ही रखा और इतना टर्न्स रखा, तो सेंसिटिविटी जो भी मिल रहा था उसको मैंने 100% बोला। तो जो भी सेंसिटिविटी मिल रहा था उसके अंदर मुझे 25% और बढ़ाना है, मतलब अभी मुझे सेंसिटिविटी कितना चाहिए 125% चाहिए, मतलब 1.25 चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे सेंसिटिविटी 125% चाहिए, पहले से 25% ज़्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, ये सब चीज़ें सेम रखते हुए। तो देखो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मुझे मालूम है, और सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज़ S, ठीक है, S1 मैं बोलता हूँ यहाँ पर NAB/K। S1 के टाइम पे S1 और S2 के टाइम पे क्या आ जाएगा N2 AB/K। क्लियर है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, S2/S1 इज इक्वल टू N2/N1। मुझे चाहिए क्या, मुझे N2 चाहिए, तो N2 क्या रहेगा S2/S1 इंटू N1। S2 कितना 1.25, S1 कितना है 1 है, और N1 कितना है N1 28 है, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 28 इंटू 1.25, तो आंसर आ जाएगा 35, और करेक्ट भी है, बरोबर ना। अगर 28 था, अगर तुमको सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्म्स से बढ़ाना पड़ेगा, तो इतना तो कंफर्म है कि मेरा आंसर क्या आएगा 28 से ज़्यादा ही आएगा, दैट इज़ 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज X डिवीजन, मतलब डिफ्लेक्शन पर मिलीमीटर बोल रहा है।
तो यहाँ पर देखो करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, वो क्या है, x डिवीजन पर मिलीमीटर, ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है, दैट इज y डिवीजन पर मीटर। तो और गैल्वेनोमीटर जो है मेरा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो G है। तो रिलेशन x और y के बीच में क्या है, ओके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये जो है ना, अगर मुझे इसको मिलीमीटर से मीटर में, देखो यहाँ पर मीटर है इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x डिवीजन 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज़ हाउ मेनी मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज़ 10⁻³ मीटर, तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻³ मीटर। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, x × 10⁻³ डिवीजन पर मीटर। ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी आ गया, ओके। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है, y है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है, अपन ने जस्ट थोड़ा टाइम पहले देखा, इट इज़ व्हाट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डिफ्लेक्शन क्या होता है, पर यूनिट वोल्टेज होता है, ठीक है। और वोल्टेज का फॉर्मूला बरोबर, ये क्या है, डिवीजन पर मीटर। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑपोजिशन। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R नहीं है, G है ना, तो ये हो गया y डिवीजन पर ये। अब इसमें से देखो phi/I क्या है, तो देखो ना ये क्या होता है, दिस इज phi/I ना, phi/I इज व्हाट, x × 10⁻³ तो ये जो वैल्यू है इसको आई कैन राइट इट एज x × 10⁻³ डिवीजन पर मीटर अपॉन क्या है, G इज इक्वल टू y डिवीजन पर मीटर। तो यहाँ से G का वैल्यू कितना आ गया, ये G इधर क्या, y नीचे आ गया, तो x/y × 10⁻³ समझे। और डिवीजन पर मीटर कैंसर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, C। क्लियर है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज C। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से इरेज कर देता हूँ इसको। It says the coil of a galvanometer consists of 100 turns। ये कॉइल है गैल्वेनोमीटर का, जिसके अंदर कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स, मतलब 10⁻²। एंड इफेक्टिव एरिया इज 1, देखो, स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर, 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो दिस इज 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, बाद में क्या बोला, द रिस्टोरिंग कपल इज 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। अब ये क्या है, 10⁻⁸ रेडियन ना, न्यूटन मीटर पर रेडियन, हाँ, तो न्यूटन मीटर पर रेडियन। मुझे बताओ ये न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, टॉर्क का होता है, ठीक है, पर यूनिट। और रेडियन किसका होता है, डिफ्लेक्शन या डिवीजन, डिफ्लेक्शन ना, ये टॉर्क होता है ना, टॉर्क। तो मुझे बताओ टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन क्या होता है, K ना, अंडरस्टूड। तो हमने इनडायरेक्टली क्या दिया है, K का वैल्यू दिया है, दैट इज 10⁻⁸। द मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना दिया है, 5 टेस्ला। तो करंट सेंसिटिविटी कितना होगा, तो वी नो करंट सेंसिटिविटी व्हाट इज phi/I। और phi/I कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो I का वैल्यू मुझे मालूम था, इट इज़ व्हाट, K/NAB × phi ना। तो phi/I क्या होता है, NAB/K। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NAB/K। वैल्यूज डाल दो, N का वैल्यू कितना, 10⁻², A का वैल्यू कितना, 10⁻⁻4, D का वैल्यू कितना, 5 अपॉन K इज हाउ मच, 10⁻⁸, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, बराबर। और देखो ये किस में होता है, ये डिवीजन में होता है, और ये डिपेंड करता है एम्पियर आएगा कि मिली एम्पियर आएगा कि यूनिट्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है मुझे वैल्यू क्या है। तो
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है। और ये -2 जब नीचे आएगा तो 10⁻²+2, और 10⁻²+2 ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो। समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना हो गया 5 डिवीजन, और नीचे क्या माइक्रो ना, तो करंट किसमें, माइक्रो एम्पियर में। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है? डिवीजन की जगह रेडियन वो लोग ने बोला, क्योंकि थीटा है ना, तो वो लोग ने रेडियन बोला था, रेडियन लेंगे अपन, बरोबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन माइक्रो एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है वो जेई में आया था, 2008 का क्वेश्चन है, असर्शन। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे अभी नहीं कराना था, बट ठीक है अभी आ गया तो स्क्रीन पे कर लेते हैं। दो स्टेटमेंट दिया है, असर्शन दिया है और रीज़न दिया है, ठीक है। तो असर्शन क्या बोलता है, अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ाना है, ठीक है, पहले देखो जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा वो देखने का करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो देखो सेंसिटिविटी अगर मुझे बढ़ाना है तो सॉफ्ट आयन सिलेंडर, द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल कैलोमीटर इज इंक्रीज बाय यूजिंग अ सॉफ्ट आयन सिलेंडर एज अ कोर इनसाइड द कॉइल। देखो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है, φ/I, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा NAB/K, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कम करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन। अगर मुझे इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो देखो मुझे मेन क्या चीज़, ज़्यादा डिफ्लेक्शन। जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, बराबर ना। जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इसको भेज दो NAB/K×I। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉइल का पॉइंटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो, तो पॉइंटर ज़्यादा का डिफ्लेक्ट कब होगा, जब कॉइल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। कॉइल ज़्यादा कब डिफ्लेक्ट होगा, है ना, जब उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा, फोर्स जो लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे लगेगा, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब ज़्यादा होगा। तो अगर तुमको डायग्राम याद होगा तो डायग्राम ऐसा था, ठीक है ना, और बीच में कॉइल ऐसा था ना, ठीक है, और वो ऐसा था, ठीक है, और ये कॉइल ऐसा था, इसके ऊपर ऐसा। हम लोग ने क्या किया था, इसको ऐसा कर दिया था, और ऐसा करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी आता ना वो पूरा सेंटर में आता है, ठीक है। सेंटर में आने से क्या होता है, देखो अगर सेंटर में नहीं आएगा तो क्या होता था, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा वेस्ट हो जाता है इधर पे। तो वेस्ट करने का मतलब नहीं था, समझ में आ रहा है। तो जब वो रेडियली अंदर होगा तो क्या होगा, ऐसा, तो क्या होगा, सारा का सारा टूवर्ड्स ही, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, कॉइल पे ही आएगा। और कॉइल पे जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, और जितना डिफ्लेक्ट होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है। तो असर्शन जो है ना, असर्शन मतलब पहला स्टेटमेंट वो क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। असर्शन जो है वो ट्रू है। तो देखो डी वाला ऑप्शन तो निकल गया, असर्शन इज फॉल्स करके। अब रीजन, सॉफ्ट आयन हैज़ अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। देखो सॉफ्ट आयन जो होता है ना, ठीक है, मटीरियल, इसको हम लोग सोलेनॉइड में डाल के, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर डाल के इसको इजीली मैग्नेटाइज कर से इजीली इसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। तो जो रीज़न दिया है ना, रीज़न एक्चुअली जो है ना वो स्टेटमेंट क्या है, वो फॉल्स है, बरोबर है, क्योंकि उसको हम लोग इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया इसके अंदर, सी वाला। ओके चलो।